I'm Isha Duhan, 2014 batch IAS, Uttar Pradesh cadre. And here I am to talk about the UPSC journey and to resolve your doubts in your UPSC preparation. So let's get started. So first of all, I'll like to give a. I've already introduced myself, so I would like to tell you that I appeared for the Civil Services Examination 2013, and that was the examination when the pattern changed. The new pattern that we follow now in the mains examination. Uh, Mine was like the first batch that was going with the new pattern, in which ethics was introduced and GS 1, 2, 3, 4 were changed. One of the optionals was dropped. So it was like sort of a first attempt for everybody. तो जब मैं प्रेपरेशन कर रही थी तो ये बहुत ही एक आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया था दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ. मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो मैंने इनिशियली चूज किए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी थे. पर जब पैटर्न चेंज हो गया तो उसके बाद फिर आई स्टक विद ज्योग्राफी. मैंने ज्योग्राफी को अपना ऑप्शनल चुना क्योंकि एक ही ऑप्शनल हो गया था. और उसके बाद ज्योग्राफी के साथ और जो नए चेंज्ड सब्जेक्ट्स जो आए थे एथिक्स एक्सेट्रा के साथ प्रिपरेशन शुरू की थी. तो कॉलेज के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी. हालांकि कॉलेज में भी आई स्टडीड फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी पटियाला. थोड़ा सा और बैकग्राउंड दे देती हूँ. सो बेसिकली मेरी एजुकेशन लगभग चंडीगढ़ से पूरी हुई है. 10th मैंने सेक्रेड हार्ट स्कूल से किया था, 12th भवन से, एंड आफ्टर दैट मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से किया था. आईएएस में शुरू से बनना चाहती थी 8th क्लास से इनफैक्ट. तो बैक ऑफ द माइंड वो था कि आईएएस बनना है, पर फिर भी आई वांटेड टू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, जिसकी वजह से मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मैंने किया फॉर ग्रेजुएशन. ड्यूरिंग माय लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आई थॉट कि मैं प्रेपरेशन कुछ कुछ शुरू कर दूं. तो जब मैं पटियाला में थी तो मैंने लास्ट ईयर में प्रेपरेशन अपनी शुरू की थी. वहाँ पे सर थे हमारे, तो उनका क्लासेस सुबह 5:30 बजे लगती थी. तो हम लोग काफ़ी और भी बैचमेट्स थे कॉलेज से जो जाते थे सुबह कॉलेज के पहले. और थापर यूनिवर्सिटी का हमारा टाइम टेबल ऐसा था कि शुरू जल्दी हो जाता था. कॉलेज 8 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी. तो सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक सर की क्लासेस लगाते थे. फिर पूरे दिन हम कॉलेज में क्लासेस लगाते थे. अटेंडेंस भी थोड़ा स्ट्रिक्ट था वहाँ का. तो 3-4 महीने मैंने वहाँ पे क्लासेस ली. बट उसके बाद कोपिंग अप विद कॉलेज एंड द क्लासेस उतना आसान नहीं लगा मुझे. और इसलिए फिर देन आई डिसाइडेड कि मैं कॉलेज एक बार कंप्लीट कर लूँ. उसके बाद देन आई विल गो टू दिल्ली एंड आई विल प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो दिस वाज इन माय 7th सेमेस्टर जब मैंने 3-4 महीने क्लासेस वहाँ ली थी. ऑल्दो आई वाज रेगुलर विद न्यूज़पेपर द हिंदू मैंने कॉन्टिन्यूस रखा था लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज से ही. और उसके बाद व्हेन आई केम टू दिल्ली, राजेंद्र नगर में मैंने अपनी प्रेपरेशन की थी इंटायरली. तो पबैड और ज्योग्राफी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पबैड और ज्योग्राफी मैंने शुरू किया था. और मैं आफ्टर कॉलेज आई थिंक इनिशियली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. तो इनिशियल जो मेरे 3-4 महीने थे फ्रॉम जून टू अक्टूबर आई प्रिपेयर्ड फॉर बोथ माई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स प्लस द न्यूज़पेपर एंड प्लस सीसैट. और जीएस की मैंने थोड़ा लेट तैयारी शुरू की थी, तो अक्टूबर में मैंने तैयारी शुरू की थी. और उसके बाद इन द मीन टाइम पैटर्न भी बीच में चेंज हो गया. तो जीएस का काफ़ी कट टू कट ही रहा और साथ के साथ ही प्रिपरेशन चल रही थी जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा था. तो दैट वाज इट. सो दिस इज अ लिटिल बैकग्राउंड. एंड यूपीएससी जर्नी, अगर मैं कहूँ कि यूपीएससी जर्नी क्या रही मेरी, तो बहुत ही शॉर्ट जर्नी थी मेरी, बिकॉज आई क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. तो उतनी लंबी जर्नी तो मैं नहीं कह सकती थी. 1 year आई प्रिपेयर्ड इन दिल्ली. 1 साल मैंने दिल्ली में प्रिपेयर किया राजेंद्र नगर में. और 1 साल, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस में और रिजल्ट आने तक 1 साल लग जाता है. तो तकरीबन 2 साल की जर्नी आप कह सकते हैं कि थी मेरी. और इसमें ये भी था कि हमारे टाइम पे अब थोड़ा कम गैप मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में. बट क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था तो प्रीलिम्स मई में हुए थे और मेंस दिसंबर में हुए थे. सो देयर वाज अ सब्सटैंशियल गैप. 6 महीने का गैप था
ऑल्दो वो नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करने के लिए कम था, बट स्टिल एंड इंटरव्यू अगेन मार्च से अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे, बट देन माई इंटरव्यू वॉज ऑन May 1st एंड देन द रिजल्ट केम इन जून. सो ऑलमोस्ट लाइक 1 year and 1 month का पूरा जर्नी था. And prelim strategy, if we talk about the prelim strategy, तो पहली चीज तो मैं सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मुझे भी मतलब जो मैंने रियलाइज किया जब मैं गई राजेंद्र नगर से, जब आप जाते हो तो आप देखते हो कि यहाँ तो बहुत पहले से 3-4 अटेम्प्ट्स जिन्होंने दे दिए हैं, 2 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, वो सारे सीनियर्स वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं. एंड व्हेन यू गो देयर एज अ फ्रेशर तो आपको बहुत प्रेशर फील होता है कि इन्होंने इतना पढ़ा हुआ है और ये तो ऑलरेडी अटेम्प्ट्स भी लिख चुके हैं और हम तो अभी आए, हमने अभी तैयारी शुरू की है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एवरीबडी डिस्करेजेस यू ऑल्सो कि पहले अटेम्प्ट में तो नहीं निकल पाता किसी का. तो ये भी एक फैक्टर वहाँ रहता है. बट मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि एवरीबडी हैज हिज ओन जर्नी, हर किसी की अपनी जर्नी है. और आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड तो मैं ये जो प्रेशर था, आई जस्ट थॉट कि इस प्रेशर से आना निकलना बहुत ही थोड़ा मुश्किल था. वहाँ पे एक अजीब एनवायरनमेंट होता है, एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एज यू ऑल नो, राजेंद्र नगर एंड मुखर्जी नगर, एंड बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है. तो उसमें सर्वाइव करना भी एक चैलेंज था. और एज अ फ्रेशर यू हैव टू सॉर्ट ऑफ होल्ड ऑन टू योर कॉन्फिडेंस. तो उसमें समथिंग और द अदर यू शुड हैव, लाइक मेरे लिए फैमिली सपोर्ट, अगर मैं कहूँ तो फैमिली सपोर्ट था, प्लस देयर शुड बी सम वेंट आउट ऑल्सो, जो मैं बाद में जब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कीप यू मोटिवेटेड, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ओवरऑल उस जर्नी के थ्रू हमें, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट ओनली क्लियरिंग एन एग्जाम, इट इज ऑल्सो एक फिजिकली स्ट्रेनिंग भी है कि आपको पढ़ाई करनी है, बट मेंटल जर्नी भी है एक सॉर्ट ऑफ कि आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है पढ़ने के लिए, एंड हाउ टू नॉट गेट discouraged or how to not get depressed. That is also part of the journey. Now when we talk about the prelim strategy, तो जैसा अब तो पैटर्न चेंज हो गया है. अब सीसैट के नंबर जुड़ते नहीं हैं. उस टाइम पे जब मैंने प्रिपेयर किया था तो सीसैट के भी नंबर मार्क्स में जुड़ते थे और कट ऑफ में ऐड होते थे. सो व्हेन आई स्टार्टेड तो जीएस और सीसैट जैसा कि सब जानते हैं प्रीलिम्स में होता है. और सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग हमें करनी है, पहली चीज है कि सिलेबस हमें निकाल के रखना है. तो सिलेबस अगर हम निकालें, कोई भी हम तैयारी करें, चाहे प्रीलिम्स का है चाहे मेंस का है, सिलेबस हमारे सामने हमेशा होना चाहिए कि एक्चुअली पूछा क्या जाएगा. बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, बट वी डोंट नो कि पूछा क्या जाएगा, और हम डिसाइड नहीं कर पाते कि किस सब्जेक्ट में हम कितना फोकस करें. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी. एंड अपार्ट इसके अलावा अपने सारे सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है, उसके अलावा पिछले 10 साल के 20 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स भी निकाल के अपने सामने रखेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया, और उसको आप थोड़ा गो थ्रू करेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पढ़ रही थी, और ये मैंने बहुत लेट रियलाइज किया, इसलिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि शुरू में आप कर लोगे तो आपका काफी टाइम बच जाएगा. जब पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि एशियन, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री होता है. एंड एवरीबडी नोज कि मिडीवियल हिस्ट्री जो है इट्स वेरी वास्ट, और उसमें इतने रूलर्स हैं एंड देयर इज सो मच टू लर्न, किसने किससे क्या लड़ाई की, एंड इट इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ बहुत ही एक सीक्वेंशियल है और बहुत डिफिकल्ट है उसको लर्न करना. तो आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद मिडीवियल हिस्ट्री कि कैसे इसको याद करूँ, इतने सारा जो इसका सिलेबस है, हाउ डू आई सॉर्ट ऑफ रिटेन इट. एंड देन सडनली मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं. तो जब मैंने गो थ्रू किया तो मैंने देखा कि मिडीवियल हिस्ट्री के तो 1 या 2 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, और उसमें ज़्यादातर आर्ट या कल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, या ओवरऑल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं होते इवेंट्स को लेकर के. सो देन आई रियलाइज कि आई थिंक मे बी, एंड देन आई ऑल्सो रियलाइज कि एंशिएंट हिस्ट्री से भी कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, एंड मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज मोर स्पेसिफिक रिगार्डिंग डेट्स एंड इवेंट्स एंड एवरीथिंग. तो उसी तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. सो आई डिवाइज कि मॉडर्न मिडीवल हिस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा रूलर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है. उसमें मुझे बेसिकली जस्ट एक हैंग ऑफ थिंग्स लेना है कि मुगल्स में क्या आर्किटेक्चर था, क्या वो था, इसी प्रकार से. सो देन यू रियलाइज कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है.
सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है यूपीएससी का, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और यदि और जिससे भी आप पूछोगे 10 नए सोर्सेज आपको पता चलेंगे। तो सिलेबस हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हमारा जो सिलेबस है उसके एक एक टॉपिक के लिए हम कौन सी बुक पढ़ेंगे। तो उसमें जैसे आपका पॉलिटी है तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप पढ़ोगे। तो सोर्सेज, मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, बिकॉज मैं फर्स्ट अटेम्प्ट भी था मेरा और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि मैं बहुत सारी बुक्स पढूं। और मुझे मतलब आई वाज स्टार्टिंग एज अ न्यू फ्रेशर, मैं स्टार्ट कर रही थी। तो मैंने यही स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं अपने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखूंगी, उसी को मैं बार बार पढ़ूंगी, बार बार याद करूंगी। सो दैट इज व्हाट आई डिसाइडेड। तो पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है। तो इस तरह की मैंने एक एक सोर्स अपना एक एक टॉपिक के लिए बना लिया। उन सोर्सेज को पहले मैंने, और उसमें आपको किस तरह से रीडिंग करनी है उसका भी मैं थोड़ा आपको आइडिया देना चाहूंगी कि फर्स्ट गो में जब आप पढ़ते हैं कोई भी बुक, सपोज आपने नई तैयारी करनी शुरू की है और आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट गो में आप जब पढ़ते हो तो उसमें आप बहुत समय दो, समझो चीज़ों को, क्या कॉन्सेप्ट क्या है उसको आप समझने की कोशिश करो। और नहीं समझ में आ रहा है तो आजकल तो इंटरनेट पे हर जगह देयर आर सो मेनी सोर्सेज अवेलेबल जहाँ से आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो उसको, और आपके टीचर्स भी, कुछ लोग कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो आप टीचर से भी अपना क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द फर्स्ट गो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिलेबस खत्म करने की जल्दी में रहते हैं कि जल्दी जल्दी मैं सारे टॉपिक्स पढ़ लूं और फिर जल्दी जल्दी रिवाइज कर लूं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो फर्स्ट आपका स्टडी है, जो फर्स्ट बार आप पढ़ते हो, तो उसमें आप समझो चीजों को। अगर उस टाइम पे आप चीजें समझोगे नहीं, सिर्फ उन्हें नजर से निकाल लोगे या सिर्फ रट लोगे, तो फिर रिविजन्स का भी कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। और आप जैसे कि देख रहे हो आपके प्रीलिम्स में ज्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से भी, ज्योग्राफी से भी। तो कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट वी शुड ऑल अंडरस्टैंड, चाहे उसमें ज्यादा भी टाइम लग रहा है। अब आगे भी हम उस क्वेश्चन पे भी आएंगे कि कितना टाइम पढ़ाई में देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। तो चाहे ज्यादा भी टाइम लग रहा है, फर्स्ट गो में जब आप समझ रहे हो चीजें, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो अपने, तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके दिमाग में यू इट विल बी बिल्कुल फिट बैठ जाएगा कि ये चीज क्या है, या क्या ये इवेंट कैसे हुआ, कब हुआ। उसमें आप वीडियोस भी देख सकते हो उसी टॉपिक को लेकर के और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो उसके बाद जब आप रिविजन्स करेंगे, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रिविजन करेंगे, तो उतना एफर्ट नहीं लगेगा, वो बिल्कुल स्मूथली रिविजन हो जाएगा। इट विल बी लाइक अ केक वॉक। बट फर्स्ट रीडिंग जो है, दैट शुड बी वेरी 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 थॉरो। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल। ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म करने की जल्दी में हम फर्स्ट रीडिंग ही इतनी जल्दी कर लेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद रिविजन और उसका फिर कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज वो आपका कभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही नहीं है। फिर वो रिविजन में भी वही डाउट आता है जो आप इग्नोर कर देते हो, फिर सेकंड रिवीजन में भी वही डाउट आएगा जो आप इग्नोर कर दोगे। लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आप बोलोगे छोड़ो इसको, देखते हैं। और फिर पेपर में जब वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप सही आंसर पे टिक नहीं कर सकते या आप सही आंसर नहीं लिख पाओगे। तो आई थिंक दैट शुड बी क्लियर। एंड तो इसलिए उसमें आप सिलेबस अपने सामने रखिए, पिछले पास्ट पेपर्स देखिए, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो। एक थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपने सोर्सेज आप डिसाइड कर लो कि मैं किस सोर्स से ये टॉपिक कवर करूंगा या करूंगी। जब आप सोर्सेज बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे, तो उसके बाद देन यू स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटीज। ऑब्वियसली एनसीईआरटीज तो आपको पढ़नी ही है, दैट इज जस्ट अ बेस जो आप बनाओगे बाकी कोई भी बुक पढ़ने से पहले। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो कई लोग पूछते हैं कि नोट्स आप कैसे बनाते हो। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मतलब मैंने बहुत लोगों को नोट्स बनाते भी देखा है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते भी देखा है नोट्स बनाने में। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं हर चीज़ नोट नहीं कर सकती हूँ। दिस इज व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। तो मैं नॉर्मली क्या करती थी कि बुक, और मुझे जब भी मैं पेपर में बैठने जाती थी शुरू से ही, तो मुझे बुक एक बार गो थ्रू करनी होती है। दैट इज व्हाट इज माय कॉन्सेप्ट कि मैं जो भी बुक, इसलिए मैंने बहुत सारे सोर्सेज नहीं रखे। दैट वाज वन ऑफ द अदर रीजंस आल्सो, बिकॉज मैं बुक एक बार गो थ्रू करती हूँ पेपर में बैठने से पहले। तो इसीलिए मैं बुक में ही साइड में कुछ कुछ अपने नोट्स वहीं पे ही 2-4 पॉइंट्स बना लेती थी। और उसमें से जो टॉपिक डिफिकल्ट था, जो मुझे लग रहा था कि उसका मुझे याद करने की जरूरत है, उसमें मैं फोल्ड कर लेती थी। तो वो वाले टॉपिक सबसे पहले मैं गो थ्रू कर लेती थी, और बाकी जो है उसको मैं अपने पॉइंट्स जो मैंने लिखे होते थे उसके अकॉर्डिंगली एक बार गो थ्रू कर लेती थी।
तो नोट्स कई लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी लेके बैठ जाते हैं और नोट्स के नाम पर पूरी एनसीईआरटी या पूरी कोई भी बुक है उसको पूरा का पूरा अपने हैंड राइटिंग में टेप देंगे। तो आई थिंक उसमें आई पर्सनली फेल्ट कि वो टाइम वेस्ट है। आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड, रैदर उतना टाइम हम उसको समझने में स्पेंड करें तो दैट विल बी बेटर फॉर अस। सेकेंडली, हाँ, तो एनसीईआरटीज हम लोग बात कर रहे थे कि एनसीईआरटीज पहले एक बार आपका बेस बनाने के लिए परफेक्ट है, लेकिन फर्स्ट रीडिंग में आप उसको समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को। सेकंड रीडिंग में आप नोट्स बनाएंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप नोट कर सकते हैं आप अलग से एक पेज पे। तो नॉर्मली मैं ये भी करती थी कई बार कि जैसे एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी है तो उसका एक पेज पे ऊपर ही मैंने लगा लिया एनसीईआरटी पे, उसको एक पेज में मैं सम अप, एक पेज मतलब आगे पीछे भी हो सकता है, बट एक पेज पे आई जस्ट सम अप द होल थिंग, ओनली वन पेज फॉर वन होल एनसीईआरटी। सो रादर देन राइटिंग डाउन एवरीथिंग, और उसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखती थी, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखती थी, एंड इफ आई हैव टू गो बैक एंड सी द डिटेल आई कैन ऑलवेज रेफर टू दैट पेज। तो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट इन सेविंग टाइम। एंड तो एनसीईआरटीज के बाद आप हर एक टॉपिक का, जैसा कि मैंने बताया, एक एक सोर्स आप चिन्हित कर सकते हो, एक एक बुक आपने चूज कर ली कि ये बुक मैं पढ़ूंगी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ूंगी, या फिर हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ूंगी, या कल्चर के लिए ये वाला सोर्स होगा, इकोनॉमिक्स के लिए ये वाला सोर्स होगा। तो दैट यू कैन डिसाइड एंड देन यू कैन गो फर्स्ट रीडिंग थॉरो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। सेकेंड रीडिंग ऑब्वियसली रिविजन विद नोट्स मेकिंग, एंड थर्ड रीडिंग आपका थर्ड एंड फोर्थ अगर आपको मिलता है टाइम रिविजन करने का, थर्ड रिविजन वैसे इनफ होता है, थर्ड रिविजन तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो दिस इज रिगार्डिंग कि हम लोग कैसे नोट्स बनाएंगे या कैसे हम रिवाइज करेंगे। देन सेकेंडली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कोचिंग ली थी, आई वेंट टू दिल्ली, मैंने वहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने सब्जेक्ट्स की कोचिंग ली थी, और ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई पर्टिकुलर अंधभक्ति में कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग ली थी, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वहाँ पे कोचिंग लिया। तो उससे क्या है कि आई एम नॉट, अगेन यू नो, आई एम नॉट सेइंग कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अल्टीमेटली इट्स ऑल सेल्फ स्टडी, नोबडी इज गोइंग टू द पेपर विद यू। कोई भी पेपर देने के लिए आपके साथ नहीं जा रहा है, आप खुद जा रहे हो, जो आपके दिमाग में है वही वहां पे आप लिखोगे, वही वहां पे आप टिक करोगे, वही आप इंटरव्यू में बोलोगे। सो अल्टीमेटली नोबडी इज गोइंग देयर विद यू। सो वी ऑल हैव टू रियलाइज कि इट्स ऑल सेल्फ स्टडी, चाहे आप उसको आप कोचिंग से एक डायरेक्शन लो, और चाहे आप उसको खुद आप सेल्फ स्टडी करें, अगर आप खुद इतने मोटिवेटेड हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं डेली मतलब घर पे रह के पढ़ाई मुझसे नहीं होती थी ऑल डे, तो मुझे बेसिकली एक रूटीन बनाने के लिए आई नीडेड अ कोचिंग। तो इवन यू नो इफ मेरी कोचिंग कोई एक खत्म हो जाती थी तो आई यूज्ड टू जॉइन अनदर कोचिंग, सो दैट एक रूटीन बना रहे, सो दैट एक दो घंटा जब आप निकल रहे हो जा रहे हो तो आपका एक सेट रूटीन हो जाता है, एंड देन यू कैन डिसाइड कि टाइमिंग क्या रहेगा कोचिंग का, मॉर्निंग में इवनिंग में, दैट यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू यू। उससे मेरा रूटीन बनता था, हालांकि मैं कितना फायदा हुआ कितना नहीं फायदा हुआ दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, ऑल्दो आई स्टिल फील कि एक डायरेक्शन आपको मिल जाता है, और बच्चों से आप और एस्पिरेंट से मिलते हैं, उनसे आप उनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। सो यू नो इफ वी टेक इट इन दैट मैनर, बट अल्टीमेटली इट्स ऑल सेल्फ स्टडी। तो उसमें अगर मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिकली की बात करूं, जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की वो ये था कि प्रीलिम्स की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और टेस्ट सीरीज में एग्जैक्टली द सेम एनवायरमेंट दे, मतलब नॉट आई जॉइंट सीएल का टेस्ट सीरीज, आई डोंट नो अब कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप अकॉर्डिंगली अपना चूज कर सकते हो, लेकिन जब मैं मेरे टाइम पे सीएल का टेस्ट सीरीज था तो उसमें बेसिकली एवरी संडे एवरी वीक दे यूज्ड टू टेक अ टेस्ट, और उसमें एक डिफरेंट सेंटर पे आपको जाके टेस्ट देना होता था। द पैटर्न वाज एग्जैक्टली द सेम, जैसा कि आपको जब आप प्रीलिम्स असली में लिखने जा रहे हो तब आपको पैटर्न मिलता था। तो उसमें बेसिकली हॉल एग्जामिनेशन हॉल था, आप अपना बैग बाहर छोड़ रहे हो, आप अंदर जा रहे हो, फिर आपके दो पेपर्स हैं, GS1 GS2, बीच में आपका 1 घंटे का गैप है। सो बेसिकली द पैटर्न वाज द सेम। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दे पुट, बट उस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से एक तो मेरा सीसैट का टाइमिंग जो है, बिकॉज उस टाइम पे सीसैट स्कोरिंग था, तो आई न्यू कि 2 घंटे मुझे मिलेंगे। अच्छा, उसमें फॉर्मेलिटीज पूरी एग्जैक्टली सेम होती थी कि आप अपना फॉर्म भर रहे हो, साइन कर रहे हो। सो आई गॉट एन आइडिया कि मुझे एग्जैक्टली कितना टाइम पेपर एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है, और एक मुझे हैंग ऑफ थिंग्स मिल गया कि एग्जामिनेशन हॉल का एनवायरमेंट ऐसा होगा। तो व्हेन आई एक्चुअली वेंट एंड रोट प्रीलिम्स, तो मैंने मेरा जो एनवायरमेंट था, मतलब आई वाज नॉट
दैट एनवायरनमेंट वाज नॉट न्यू टू मी। तो उससे मुझे एक कंफर्ट लेवल पहले ही आ गया था कि ये एग्जामिनेशन है। मैंने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे पेपर्स 2-2 घंटे के दिए हुए हैं अपने टेस्ट सीरीज में, जब मैंने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो दैट वाज नॉट अ वेरी न्यू थिंग। तो उससे मुझे एक कंफर्ट मिला एग्जामिनेशन हॉल में। आई वाज नॉट स्ट्रेस्ड आउट, एंड आई थिंक दैट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, क्योंकि कई बार हम आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं इसी स्ट्रेस के चक्कर में कि पता नहीं पेपर पूरा होगा या नहीं होगा, या वेदर आई विल बी एबल टू डू मार्क द राइट आंसर और नॉट। और बहुत सारे लोगों का पेपर छूटा भी था उस टाइम पे। तो एनीवेज, तो उससे जो मेरा एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट था, तो इसलिए टेस्ट सीरीज अगर कोई मुझसे पूछता है कि टेस्ट सीरीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आई थिंक प्रीलिम्स में एटलीस्ट मुझे हेल्प किया था टेस्ट सीरीज ने। मेंस में आई डिड नॉट डू अ फॉर्मल टेस्ट सीरीज, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस मंगा के मैं घर पे ही मैंने प्रैक्टिस किया था। तो अगेन दोनों पैटर्न मैंने फॉलो किया था। तो मैंने खुद ही प्रैक्टिस किया था मेंस का टेस्ट सीरीज, और जो जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे कुछ टेस्ट होते रहते थे, तो उसको मैंने प्रैक्टिस किया था। बट एक फॉर्मल, बहुत ज्यादा फॉर्मलाइज टेस्ट सीरीज मैंने नहीं ज्वाइन किया था। तो एनीवेज, एज आई सेड कि अल्टीमेटली इट्स सेल्फ स्टडी। तो पेपर में कोई आपके साथ नहीं जा रहा है, आपके जो दिमाग में वही आप लिखोगे। एंड अल्टीमेटली आपने कितना भी पढ़ा हो, नोबडी इज आस्किंग यू इन द एग्जामिनेशन हॉल कि आपने कितनी पढ़ाई की है। एवरीबडी इज आस्किंग कि जो पेपर में आया है उसको आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या आपने वहां पे टिक किया है या नहीं किया, सर्कल किया है या नहीं किया प्रीलिम्स में। अगर आपने कितना भी पढ़ा और वहां पे आप जाके सर्कल नहीं कर पाए, या वहां पे आप आंसर नहीं लिख पाए मेंस में, देन देयर इज नो यूज। चाहे आपने 50 बुक्स पढ़ी हो, चाहे आपने 100 बुक्स पढ़ी हो। सो अल्टीमेटली हमें ये रियलाइज करना है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू अटेम्प्ट इन द पेपर, वेदर बी इट प्रीलिम्स और मेंस। नोबडी इज आस्किंग यू आपके सोर्सेज क्या थे, नोबडी इज आस्किंग यू कि आपने अभी पढ़ा था, या आपने 10th क्लास में पढ़ा था, या आपने 8th क्लास में पढ़ा था। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, और जरूरी नहीं कि आपने यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान वो उस क्वेश्चन की तैयारी की हो, बट आप 12th ग्रेजुएशन भी आपने किया है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने वो पढ़ा हो और आपको कुछ उसके बारे में नॉलेज हो। सो यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर। तो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। और मेंस की अगर मैं बात करूं, तो सम पीपल व्हाट दे डू इज कि कुछ क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। मेरा ये कहना है 100% अटेम्प्ट कीजिए। प्लीज अटेम्प्ट 100% ऑफ द क्वेश्चंस। 10-10 नंबर के क्वेश्चंस हैं, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो आप, अगर आपको उसका आधा भी आता है तो आप 50% मार्क्स छोड़ रहे हो। यहाँ पे एक एक मार्क का गेम है, आधे आधे मार्क का गेम है। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी क्वेश्चन। सो आप अपना टाइमिंग उस हिसाब से मैनेज करो। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे टेस्ट सीरीज का, तो आप उस हिसाब से मैनेज करो टाइमिंग कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। इवन इफ यू डोंट नो एग्जैक्टली द क्वेश्चन, आपको कुछ ना कहीं आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा होगा। सो सम आइडिया यू मस्ट बी हैविंग, तो प्लीज अटेम्प्ट इट। दैट इज व्हाट इज माय रिक्वेस्ट ऑन ऑल द एस्पिरेंट्स। एक एक मार्क से, मतलब 30-30 रैंक का फर्क पड़ता है एक एक मार्क से। सो एवरी सिंगल मार्क इज इम्पोर्टेंट। सो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का कैसे करना है और मेंस का कैसे करना है। एंड अगेन व्हाट आई सेड कि अल्टीमेटली आप जाके वहाँ पे अटेम्प्ट कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंडली, सोर्सेज आप अपने लिमिटेड रखोगे। किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस आपके सामने रहना चाहिए। नाउ सम पीपल आस्क मी कि कैसे हम सब्जेक्ट्स का डिवीजन कैसे करें, या हाउ डू वी मैनेज टाइम, या हाउ डू वी सॉर्ट ऑफ लाइक डिवाइड टाइम amongst the subjects. So see, very simple. मतलब I don't know, everybody has their own way. तो very simple you can do is कि GS 1 2 3 4 है, आप 4 फाइल्स बना सकते हो GS 1 2 3 4 की। हिंदू आपको पढ़ना ही पढ़ना है, योजना आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा यू कैन हैव वन ऑफ द अदर मैगजीन्स ऑल्सो, बट मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने योजना और द हिंदू ही पढ़े थे। इन द इंटरव्यू आई रेड द इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो। लिमिटेड, एज आई सेड कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ पाऊँ, एंड मैं थोड़ा लेजी भी थी पढ़ने में। तो आई जस्ट वांटेड टू कीप इट लिमिटेड, और उसी को मैं रिवाइज करना चाहती थी। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी सिंस बिगनिंग। अल्टीमेटली इट्स अबाउट व्हाट स्ट्रैटेजी यू मेक फॉर योरसेल्फ। इट्स अ स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइज। इसमें रणनीति बनाना बहुत जरूरी है कि आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। सिर्फ पढ़ते रहने से, डायरेक्शन लेस वे में आप 1000 बुक्स पढ़ रहे हो लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ याद नहीं हो रहा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और स्ट्रैटेजिकली तैयारी करें, सिलेबस को देखते हुए कि इस टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है, इस टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है, कहाँ से कवर किया है। तो आप 4 फाइल्स बना सकते हो GS 1 2 3 4 की। उसमें आप जैसे न्यूज़पेपर, कई लोग पूछते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ो, तो व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो
इनिशियली आपको ज़्यादा टाइम लगता है, 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, बाद में आप 1.5 घंटे में भी आपको पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट कौन से इसमें आर्टिकल्स हैं जो मेरे काम के हैं, अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें एडिटोरियल्स कुछ अच्छे होते हैं और जो न्यूज़ आइटम्स हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडो चाइना का कोई आर्टिकल आया हुआ है तो आपको पता है कि ये मेरे जीएस पेपर में जाएगा, तो आप उसको आप कट करके रादर देन अगेन द सेम थिंग, रादर देन राइटिंग अगेन ऑल द पॉइंट्स एंड देन यू नो थिंकिंग कि अरे मैंने ये वाला पॉइंट शायद नहीं लिखा, ये मिस हो गया, वो कहाँ गया आर्टिकल, कट द आर्टिकल, पेस्ट इट देयर, उसी में आप अपना 1 2 3 4 आर्टिकल में आप बना लो और अपने नीचे आप अलग से शॉर्ट पॉइंट्स बना सकते हो, सो दैट यू कैन डू फॉर एनी ऑफ द पेपर्स। तो उसमें आपका ज्योग्राफी रिलेटेड कोई है तो आपका कौन सी फाइल में जाएगा, पॉलिटी रिलेटेड कोई है तो कौन सी फाइल में जाएगा, जीएस 1 2 3 4 के अलग अलग फाइल्स आप बना सकते हो। So that's how you can divide all your newspaper reading. Initially, you will take some time when you read the newspaper. उसमें आप टिक करो जो आपके articles हैं. You can cut out also. You can sort of जो important है उसको आप rather but बहुत ज़्यादा time waste मत करना कि cutting, sticking, pasting उसमें बहुत ज़्यादा time waste मत करना. Try to get more into your head than on the files or on the paper or on the record or on the notes. तो दिमाग में ज़्यादा चीज़ें जाए rather than कि उसको हम फाइलिंग और उसी में हमारा टाइम चला जाए. So that is how you read the newspaper. And secondly, if you talk about कि आंसर्स अटेम्प्ट कैसे करने हैं, आंसर राइटिंग में जब आप जीएस की बात करते हो, फ्लारी लैंग्वेज दिस दैट, सो आई वुड लाइक टू से कि देयर इज नो नीड टू राइट एनी फ्लारी लैंग्वेज. आई थिंक कि बहुत ही सिंपल एक बेसिक जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, यू नो सिंस ऑल आवर स्कूल डेज, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, दैट्स इट. इंट्रो जब आप लिखेंगे, और वो भी आई टेल यू कि किन क्वेश्चंस में या किन आंसर्स में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि उसमें इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन भी लिखने की जरूरत है. फॉर एग्जांपल मैं ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था, ज्योग्राफी आप एवरीबडी नोज कि इट्स अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट. तो उसमें आई फील कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आई डोंट थिंक कि उसमें बहुत ज्यादा इंट्रो कंक्लूजन की जरूरत है. उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो. हाँ, यू कैन मेक अ मैप, यू कैन मेक अ चार्ट, यू कैन यू नो टू शो दैट यू नो, तो उसमें आप बना सकते हो. बट आई थिंक उसमें यू डोंट नीड इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. बट हाँ, सपोज इफ यू टॉक अबाउट अ हिस्ट्री क्वेश्चन और एनी अदर किसी बिल पे क्वेश्चन आ गया जो चल रहा है, तो उसमें आप एक इंट्रो देंगे विच टेल्स द बैकग्राउंड ऑफ द इंटायर थिंग. उसके बाद आप बॉडी में जो मेन आपका आंसर है वो आप बॉडी में लिखेंगे, और कंक्लूजन जो आप लिखोगे कि वेयर इट इज हेडेड टू, उसमें आप बॉडी में, हाँ अगेन बॉडी में आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, बट इट शुड नॉट बी टू नेगेटिव, बिकॉज ये जो एग्जामिनेशन इट इज लुकिंग फॉर पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनका एक पॉजिटिव अप्रोच है. सो आई थिंक अगर बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव या क्रिटिकल अप्रोच आपका रहेगा तो आई थिंक कि वो उतना ज़्यादा एग्जामिनेशन में हेल्पफुल नहीं होगा आपके लिए. So yes, you can write the negative points. आप body के साथ ही उसको merge कर सकते हैं towards the end of the body, and then again conclusion can be something which can sum up everything and move in a positive direction. कि इसका आगे way ahead, जिसको हम कहते हैं कि कहाँ पे where it is headed, so that you can do. And apart from that, geography मैंने बताया कि आप directly you can answer. हाँ, some people go to the examination with all kinds of red color, green color, हर तरह के पेन से जाते हैं. What I feel is कि वहाँ इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको. इनफैक्ट पेपर 1 में मेरे एक आध क्वेश्चन छूट गया था, ऑल्दो उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, बट पेपर 1 में मेरा 2 क्वेश्चंस छूट गए थे, तो विच आई कुडंट अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम. क्योंकि पहली बार वो पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था तो नोबडी न्यू कि हमें कितना टाइम, कैसे टाइम मैनेज करें. एवरीबडी वाज गोइंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मैंने ये रियलाइज किया कि आप जिस पेन से लिख रहे हो, इफ यू फील कि समथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड यू वांट टू ड्रॉ द एग्जामिनर्स अटेंशन टू दैट थिंग, आप जिस पेन से लिख रहे हो उसी से आप अंडरलाइन कर सकते हो. सो जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं आप अंडरलाइन कर सकते हो, और यू कैन राइट इन बुलेट्स, और आप चार्ट बना सकते हो. ज्योग्राफी क्वेश्चन है तो बीइंग अ ज्योग्राफी स्टूडेंट हम अपने ऑप्शनल में भी करते हैं कि हम मैप्स और डायग्राम्स बनाते हैं, तो आप मैप बना सकते हो. इंडिया का मैप बना दिया, कोल डिपॉजिट्स का है तो यू कैन जस्ट शो इन द मैप. तो इस तरह से आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, बट पेन चेंज करने का टाइम आपको मिलेगा. मे बी सम पीपल आर एबल टू डू दैट. आई डोंट थिंक उतना टाइम मुझे तो नहीं मिल पाया था, उतना टाइम वहाँ पे. एंड सो दैट इज ऑल अबाउट कि कैसे आंसर राइटिंग करना है. प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस यू कैन ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज.
घर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस लेकर के। आजकल इंटरनेट पे हर जगह बहुत सोर्सेज हैं। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। हाउ टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट नाउ। सो कैसे आप चूज करोगे? सी यू, यूपीएससी इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक कि इसके सुना है कि इसमें नंबर अच्छे आते हैं या छोटा सब्जेक्ट है, तो सिर्फ उसके लिए अगर आप चूज करोगे तो आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी फेयर टू यू, बिकॉज यू हैव टू स्टडी दैट सब्जेक्ट एंड नोबडी नोज कि आपके कितने अटेम्प्ट्स में आप क्लियर कर पाओगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाओगे या सेकंड अटेम्प्ट में कर पाओगे, एंड दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सो मेनी फैक्टर्स। तो ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ो जिसको आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। सो ज्योग्राफी, लाइक ऑल्दो मेरा बैकग्राउंड नहीं था ज्योग्राफी का, लेकिन बचपन से मेरा ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंड आई हैड अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, एंड मेरा इसलिए उसमें एक एज भी था, बिकॉज मुझे चीज़ें और कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के आसानी से समझ में आ जाते थे, लोकेशंस एंड एवरीथिंग। आई वाज मैंने ट्रैवल भी बहुत किया था बचपन से, तो मुझे लोकेशंस वगैरह आई वाज वेरी प्रीटी क्लियर इन माय हेड अबाउट एवरीथिंग दैट वे। सो इसलिए मुझे बहुत हेल्प हुआ। तो आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जो आपको लगे कि आप उसमें you have some edge or you have a genuine interest for the subject, सिर्फ इसलिए कि उसने आपके किसी फ्रेंड ने वो सब्जेक्ट चूज किया है, या आपके टीचर्स कह रहे हैं, या आपके नंबर अच्छे आते हैं ऐसा सुना है आपने, तो आई डोंट थिंक कि दैट वुड बी वेरी फेयर टू योर सेल्फ। so you can just decide the subject on the basis of your background, on the basis of your interest, एंड सिलेबस आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट्स का, पार्ट 1 पार्ट 2 आप सिलेबस देख सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 का सारे सब्जेक्ट्स का। और आप अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, तो लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी वाइल चूजिंग द सब्जेक्ट, तो बहुत लोग सोशोलॉजी साइकोलॉजी वगैरह चूज कर रहे थे, बट फॉर मी आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा आंसर सॉर्ट ऑफ लाइक थिंकर्स और उस तरह का आंसर जो मैं फ्रेम नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत डायरेक्टली आंसर, मतलब क्वेश्चन है आंसर है, बहुत ज़्यादा मैं भूमिका नहीं बना पाती हूँ। आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प मी इन द न्यू पैटर्न, बिकॉज छोटे छोटे आंसर्स थे तो उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक मैं पर्सनली देन बहुत ज़्यादा मैं फिलोसफिकली आंसर नहीं कर सकती हूँ। सो मुझे जोग्राफी दैट वे ऑल्सो कि बहुत डायरेक्ट आंसर्स उसमें आप कर सकते हो, एंड देन यू हैव योर चार्ट्स, यू हैव योर डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, तो वो आप बना सकते हो। सो आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट हेल्प मी। तो दैट यू कैन डिसाइड सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से, आपको जो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए थे, मैथ्स भी लिया था और सब्जेक्ट्स भी थे। तो और जब हम अकेडमी में गए बाद में, तो मैंने देखा कि हर तरह के सब्जेक्ट के लोगों ने क्लियर किया था। ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किया था, इकोनॉमिक्स से भी थे, लॉ से भी थे। सो यू कैन डिसाइड एज पर योर इंटरेस्ट, दैट इज टोटली अप टू यू। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा स्कोरिंग है या कम स्कोरिंग है। आई डोंट थिंक कि जब आप एक इस तरह के एग्ज़ाम में आप पार्ट लेने जा रहे हो, जहाँ पे आपको काफ़ी एफर्ट, एनर्जी, टाइम देना है, तो आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आप पढ़ पाओ वो सब्जेक्ट, आपको बोझ ना लगे पढ़ते हुए। तो आई थिंक अब तो एक सब्जेक्ट है, तो आई थिंक वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। Then again, talking about, I think I've talked about एग्जाम की तैयारी कहाँ से शुरू की, एनसीईआरटी I've talked about, करंट अफेयर्स I've talked about, न्यूज़पेपर I've talked about, डेली कितना घंटा पढ़ाई की, yes, अभी we're coming to that। मेरा एक जेन्युइन जो मानना है कि हर किसी की अपनी कैपेसिटी है पढ़ने की। कोई व्यक्ति एक चीज़ को 1 घंटे में ग्रास्प करता है, कोई 2 घंटे में करता है, कोई आधे घंटे में करता है। सो अगर मैं इसको बहुत जनरलाइज़ करूँ या सभी की तरह कि 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है कि 20 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है। जब मैं तैयारी करने गई थी राजेंद्र नगर में, मुझे भी यही बताया गया था कि सारा टाइम पढ़ते ही रहते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कुछ और नहीं करते हैं। तो ऑल द टाइम यू जस्ट हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। बट देन आई रियलाइज्ड व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि मेरा जो लिमिट था, लाइक आफ्टर 10-12 आवर्स मेरे दिमाग में ये चीज़ें जाना बंद हो जाती थी। सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन लिमिट, बट यू हैव टू फोकस कि मुझे कितना पार्ट कवर करना है। आप 1 घंटे में कर रहे हो या 2 घंटे में कर रहे हो, दैट्स अप टू योर सॉर्ट ऑफ कि आपका क्या कैपेसिटी है और क्या आपका लिमिट है। मैं पर्सनली आई डोंट थिंक कि मैं 12 घंटे से ज़्यादा कभी पढ़ पाई। So some people study for 20 hours also,
बट अगेन मेरा ये मानना है कि बुक सामने रख करके अगर हम फॉर द सेक कि मुझे 15 घंटे पढ़ना है और अब बुक सामने रख करके बैठे हुए हैं लेकिन सर में कुछ जा नहीं रहा है, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने सिर्फ रखा हुआ है या नींद आ रही है, मेंटली नींद आ रही है, सो देन आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी पॉइंट इन दैट. So that you can decide according to your capacity. बट मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि साथ के साथ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको अपने यूपीएससी प्रिपरेशन स्केड्यूल में रखनी है. दैट कैन बी एनी आउटिंग, कि वीकली आउटिंग आप कर सकते हो. लाइक आई हैड मतलब मुझे थोड़ा कंस्ट्रक्टेड एनवायरनमेंट में पूरा हफ्ता जब पढ़ते थे तो आई यूज टू फील वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक. So weekly मैं every Sunday I used to go to CP to just de-stress and relax. और मे बी कई बार इंडिया गेट भी चले जाते थे. So that you can decide आपका क्या है. Some people used to sing. कोई ना कोई हॉबी आप कर सकते हो जिससे de-stress, या म्यूजिक इज अनदर थिंग जिससे आप de-stress कर सकते हो. तो क्योंकि साथ के साथ जो स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है उसको de-stress करना भी जरूरी है. और सारा टाइम वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग एवरीबडी कैन नॉट बी स्टडिंग द इंटायर टाइम. तो that you have to be very clear about कि it's something that cannot be generalized. It is subject to कि आपकी ब्रेन की लेने की पढ़ने की कैपेसिटी कितनी है. एंड ऐसा भी है कि आप 6 घंटे में आप उतना पढ़ सकते हो जितना कोई 12 घंटे में पढ़ता है. तो आपकी कैपेसिटी पे लिमिटेड है. कुछ लोग जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, कुछ लोग लेट ग्रास्प करते हैं. तो बट एक मिनिमम टाइम लिमिट आप अपने लिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो कि इतना मुझे पढ़ना है. एंड दैट एवरीबडी नोज कि टाइम आपका कितना सेव हो पा रहा है. एंड देन डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज आप रख सकते हैं, मे बी सम फिजिकल एक्टिविटी और मे बी सम म्यूजिक थेरेपी. तो वो आप अपने स्केड्यूल में इंक्लूड कर सकते हैं. सोशल मीडिया बिल्कुल मैं नहीं यूज करती थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग. आई हैड दैट स्मॉल phone which keypad phone जिसमें it was not it did not have any other thing. तो social media and any of the other Facebook कुछ भी नहीं मैं use करती थी. I used to only call I think my parents and few of my friends. बीच बीच में उनसे बात करती थी but not too much time. तो वो मैंने एक strategy have to decide कि balance रहे. बहुत ज़्यादा अगर आप अपने आप को पढ़ाई में कर लोगे तब भी एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है. उसके बाद फिर डिप्रेशन या उस टाइप का स्टेटस आ जाता है. तो एक बैलेंस आप अपने लिए आप बनाते हो उसमें. तो डेली कितना घंटा पढ़ाई किया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट्स अपॉन यू. बट एक मिनिमम अपना जितनी कैपेसिटी है एटलीस्ट उतना आपको एक मिनिमम सेट करना पड़ेगा कि इतना 8 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स मैं रोज पढ़ूंगी. और उसमें आप एक टाइम टेबल अपना बना सकते हो कि मॉर्निंग से आपका क्या टाइम टेबल रहेगा, व्हाट टाइम यू गेट इट. बिकॉज आई फील कि एक बहुत डिसिप्लिन्ड प्रिपरेशन बहुत जरूरी है. बहुत रैंडम प्रिपरेशन नहीं हो सकती आपकी. यू हैव टू नो कि वेयर इन विच डायरेक्शन आर यू हेडेड. और उसको आप वीकली बेसिस पे आप रिव्यू कर सकते हो. बट डेली आपको एक टाइम टेबल रहे कि इतना घंटा लाइक फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल लाइक फ्रॉम 7 AM to 8 AM ये करेंगे, 8 AM से 10 AM ये करेंगे. Then 12 to 1 newspaper, 12 to 2 newspaper पढ़ेंगे. Then I'll take a 1 hour break, eat food. वो आप अपने हिसाब से you can set your time table. But do take care कि उसमें आपका newspaper at least daily time table में आपके आए. And optional subject आना चाहिए डेली टाइम टेबल में. दैट्स व्हाट आई फील. अब वो कितना टाइम उसको देना दैट डिपेंड्स कि प्रीलिम्स है पहले या मेंस है. तो दैट टाइम यू कैन डिसाइड. एंड देन जीएस पेपर्स और वो तो है ही है. प्रीलिम्स के 2 महीना पहले, आई थिंक 1.5-2 महीना पहले, आई ओनली स्पेसिफिकली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ओनली फॉर प्रीलिम्स. स्पेसिफिक प्रिपरेशन मतलब फिर मैंने मेंस का सब्जेक्ट्स और वो सब छोड़ दिए थे पढ़ने. और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी छोड़ दिए थे. सिर्फ प्रीलिम्स का डेडिकेटेड प्रिपरेशन मैंने किया था 1-1.5-2 महीना पहले. दैट यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू यू कि आपको कितना टाइम चाहिए रिवाइज करने के लिए. तो आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं. आफ्टर प्रीलिम्स इफ यू क्लियर प्रीलिम्स तो उसके बाद तो फिर मेंस का ही करना है आपको. तो दैट यू कैन सी. देन अगेन वी हैव एस्से. एस्से क्या किया. सो एस्से बेसिकली एस्से का ये है कि थोड़ा सा आपको उसमें लाइक व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द अदर जीएस पेपर्स कि आप बहुत डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो एंड बेसिक इंट्रो बॉडी कंक्लूजन आप कर सकते हैं. बट एस्से में थोड़ा सा आपको यू हैव टू सॉर्ट ऑफ मेक सम मोर एफर्ट.
No, I'm not exactly saying flowery language, but somehow, it has to be एक ले होनी चाहिए. So when you go and start attempting the essay paper, उसमें पहले तो आपको ये decide करना है कि आप कौन सा essay attempt करोगे. So that decision that you take, that has to be very important. That's a very important decision when you go there and when you decide कि मैं ये essay का ये वाला मैं essay attempt करूँगी out of these 5. So for example, जब मैं essay देने गई थी तो एक science and technology का essay था. बहुत बच्चों ने, बहुत aspirants ने science and technology वाले essay पे लिखा था. On the other hand, I chose another essay. मैंने gross national happiness, GDP and GNH का एक essay था जो मैंने choose किया था because I felt कि I had more to say in that. और उसमें I personally felt also for the topic, तो इसलिए मैंने वो choose किया था. That you can decide, मतलब वहाँ तो आप टॉपिक देख करके जिस टॉपिक के बारे में आपने ज़्यादा पढ़ा है या जिस टॉपिक की आपको ज़्यादा नॉलेज है या जिसमें आपको लगे कि मैं कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ या मैं कुछ डिफरेंट लिख सकती हूँ इसमें, तो वो आप चूज कर सकते हैं वहाँ पे. और जब आप ऐसे लिखने लगे शुरू में आप एटलीस्ट आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा आप दें एक ऐसे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, जिसमें आप क्या पैटर्न फॉलो करोगे ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए, वो आप उसमें जॉट डाउन कर सकते हैं कि मैं इनिशियली आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. और उसमें आप सारे पॉइंट्स एक ही बार में ब्रेन को आप स्टॉर्म करके कि कौन से पॉइंट्स है सो दैट कोई मिस ना हो. तो गिव 20 मिनट्स 30 मिनट्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिफोर राइटिंग दी essay, बिकॉज वंस वी स्टार्ट राइटिंग दी essay फिर हमें ध्यान आता है अरे ये भी पॉइंट था बट वी ऑलरेडी रिटन अबाउट समथिंग एल्स. एंड उसके बाद फिर आप वो पॉइंट डालते हो तो वो बिल्कुल कोई ले नहीं होती ऐसे में. देयर इज नो रिदम टू दी ऐसे, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ एक जो सिस्टमैटिक मूवमेंट है फ्रॉम पैरा टू पैरा वो नहीं होती है. तो उसमें यू कैन ऑल्सो राइट अ स्टोरी. सम पीपल राइट स्टोरीज इन ऐसे, सम पीपल राइट कोट्स. सो दैट इज टोटली अप टू यू कि आप कैसे एग्जामिनर को बताना चाहते हो कि मैं अबाउट द टॉपिक. बट देन मेन इंपॉर्टेंट इज डिसाइडिंग व्हाट टॉपिक यू राइट गोइंग टू राइट essay on. And secondly, give half an hour 20 minutes to brainstorming before writing, so that एक उसमें रिदम आ जाए. वट एवर यू राइटिंग इट इज रिदमिक पैटर्न एंड ऐसा नहीं कि जंप हो रहा हो कि एक पैराग्राफ में कोई और बात हो रही है और दूसरे पैराग्राफ में कोई और बात हो रही है. एंड देन अगेन एज विद द आंसर्स कि उसका एक कहीं से शुरू हो रहा हो और कहीं खत्म हो रहा हो. यू कैनॉट लीव द ऐसे इन द मिडल. तो उसका एक ले हो कहीं, इट शुड स्टार्ट विद समथिंग एंड बीच में आप अपना जो बताना चाहते हैं बताएं, एंड विद समथिंग. और उसका एक एंडिंग भी एक कि किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है वॉट एवर नेगेटिव है, वो एक एंडिंग भी उसकी प्रॉपरली एंड हो जाए. वो ऐसा नहीं कि बीच में एक एग्जामिनर पढ़ रहा है और उसको लगे बीच में कि अरे ये यहीं पे खत्म हो गया, इसके आगे भी कुछ होना चाहिए था. तो ऐसा नहीं हो. So for that 20 minutes, 30 minutes you give for brainstorming while writing the essay. Answer writing, I think we've discussed in detail. Timetable we have discussed. Optional subject, how to choose, we have discussed. Strategy for optional. Optional में again the same strategy की limited books आप रखें. टॉपिक सिलेबस अपने सामने रखो, कौन सा टॉपिक आप कहाँ से कवर करोगे, उसको आप क्लियर रखो अपने दिमाग में. दैट कैन बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग अ कोचिंग तो आप कोचिंग नोट्स भी कैन बी योर प्राइमरी सोर्स एंड देन फ्यू बुक्स कैन बी योर प्राइमरी सोर्स. तो प्राइमरी सोर्स अपना क्लियर रखें. एंड देन स्पेशली इन पेपर 2 ऑफ योर ऑप्शनल, उसमें कुछ कंटेम्प्रेरी जैसे आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या आप जो करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं वो आप ऐड कर सकते हो अपनी नॉलेज. So paper 1 of every subject is more of a theoretical sort of background रहता है, theories होंगी या उसका history होगा. And paper 2 is more contemporary or more related to like geography देखें तो more related to like Indian part of it or more contemporary sort of रहता है paper 2. तो वो थोड़ा सा दैट वे इट इज मतलब नॉट कि थिंकर्स हैं या उस तरह से नहीं है. तो दैट यू कैन डिसाइड कि मैं ये कहाँ से पढ़ूंगा और उसमें स्पेसिफिक जो आंसर्स हैं स्पेसिफिक थिंकर्स का क्या है तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो कि अगर इस थिंकर का पूछा जाएगा तो इसमें ये मैं लिखूंगा. ऑल्सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर कि अगर ये टॉपिक पे आएगा क्वेश्चन तो इस थिंकर को मुझे मेंशन करना ही करना है. सो दैट ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर. तो अगेन उसमें यू हैव टू लिमिट योर सोर्सेज. यू हैव टू सी कि मैं कौन से सोर्स से क्या पढ़ाई करूंगी या करूंगा. एंड देन यू गो हेड विद इट. कम रखने हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है बिकॉज वो आप कभी पढ़ नहीं पाओगे और पढ़ भी लोगे तो आपको याद नहीं होगा. तो कम सोर्सेज रखने हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है. एज आई सेड एटलीस्ट 3 रिविजन्स. टेस्ट सीरीज अगेन आई टॉक्ड अबाउट. आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैंने प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज. क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आई डिड नॉट कमेंट ऑन बट आई सेड कि उससे मुझे एक एनवायरनमेंट
पता चल गया कि क्या होगा एनवायरनमेंट जब पेपर दे रहे होंगे उसका। एंड मेंस के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी, मैंने घर पे ही प्रैक्टिस किया था टेस्ट लेकर के। तो दैट इज इट। देन रिवीजन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि क्या रिवीजन करें। मीडियम चूज करने का यही है कि आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल हो आप वो चूज करो। आई डोंट थिंक कि आजकल उसमें कोई फर्क पड़ता है कि आपने कौन सा मीडियम लिया है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है आप इंग्लिश चूज करो, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी चूज करो। अगेन बट मैंडेटरी इंग्लिश और हिंदी पेपर्स होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। तो उसमें क्वालिफाई के लिए मतलब दोज आर वेरी बेसिक पेपर्स। उसमें भी आई हैव सीन पीपल फीलिंग इन दोज एग्जाम्स। दे गिवन बहुत अच्छे से उन्होंने मेंस अटेम्प्ट किया है, GS 1 2 3 4 ऑप्शनल सब बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, बट मैंडेटरी क्वालिफाइंग हिंदी पेपर में फेल हो गए। सो ये नहीं हो, दैट वाज वन थॉट, क्योंकि मुझे मेरे जानकार में ही किसी का ये हुआ था। तो आई वाज वेरी मैंने 2 दिन मतलब पेपर से पहले ही मैंने उसकी भी तैयारी की थी प्रॉपर्ली कि एटलीस्ट क्वालिफाई ऐसा नहीं हो कि इसमें कम नंबर रह जाए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि उनको कैजुअली नहीं लेना है, एटलीस्ट टू प्रिपेयर फॉर देम ऑल्सो nicely. Maybe not as well as your other papers, but still, still very nicely. Nothing has to be taken casually in UPSC. Then again, what else? याद कैसे करें? Again, I told कि पहला जो है पहला रीडिंग करेंगे उसमें हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन पीपल आस्क मी कि इकोनॉमिक्स आपने कहाँ से पढ़ा, तो इकोनॉमिक्स मैंने किसी बुक, मेरा कोई बुक ही नहीं था इकोनॉमिक्स का। मैंने कोचिंग नोट्स थे मेरे कुछ जिनको मैंने बेस लिया था, और फिर मैंने जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सब ऑनलाइन सर्च करके उनका कॉन्सेप्ट मैंने समझा था, वेदर बीट वीडियोज और रिटन मटेरियल के माध्यम से। और जब कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गया तो उसी चीज को मैंने रिवाइज किया था। सो मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के लिए, और ना ही मेरा कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था। स्टिल आई कुड आंसर इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। सो आई थिंक वो आप अपना डिसीजन है कि आप कैसे करते हैं। एंड देन नोट्स और टेक्स्ट बुक्स, अगेन आई टोल्ड कि मैं आई एम नॉट मच इन फेवर ऑफ कि आप हर एक चीज टेक्स्ट बुक से कॉपी करो। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो वेल एंड गुड, आप टेक्स्ट बुक के ऊपर ही उसको पेस्ट कर सकते हो, या आप अलग से फाइल्स मेंटेन कर सकते हो GS 1 2 3 4 की, जिसमें आपके वो नोट्स रहे। बट रादर देन कॉपिंग द इंटायर टेक्स्ट बुक, मुझे हमेशा ये अर्ज होती है कि मैं पेपर जाने से पहले टेक्स्ट बुक एक बार जरूर देखूँ। तो इसलिए मैंने जैसे फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से ही मैंने रिवीजन भी वहीं से किया था, वहीं पे मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स वहीं पे ही नोट कर लिए थे। बाकी इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू आर मोर कंफर्टेबल। बिकॉज मैं जब नोट्स बनाती थी तो मैंने भी इनिशियली आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स, बट जब मैं नोट्स बनाने में सारी चीजें कॉपी कर देती तो आई रियलाइज कि इट्स टाइम वेस्ट। सो देन आई चेंज माई स्ट्रैटेजी। मन कैसे लगाएं, तो सी फॉर दैट योर गोल शुड बी वेरी क्लियर। आपका जो लक्ष्य है आपके सामने बहुत ही साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है। इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, वो भी आपका एक हो सकता है लक्ष्य, बट इट्स अबाउट कि एग्जाम रिलेटेड आपका गोल रहना चाहिए। प्रीलिम्स है तो मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस है तो मुझे मेंस क्लियर करना है। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए और उसी के लिए आपको फोकस करना चाहिए। सेल्फ स्टडी, अगेन आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि सेल्फ स्टडी आप कैसे कर सकते हो। एंड फॉर पीपल हु आस्क मी कि आप टिप्स कुछ दें, तो टिप्स अगेन मेरा कोई प्लान भी नहीं था एंड आई क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी थी कि मुझे पेपर क्लियर करना है, और कुछ मेरे दिमाग में था ही नहीं उस टाइम पे। एवरीथिंग एल्स वाज सेकेंडरी। ऑल माय फ्रेंड्स हैड आल्सो स्टार्टेड वर्किंग एट दैट टाइम, तो एवरीथिंग बिकेम मतलब जो भी डिस्ट्रैक्शंस थे उनको हटा करके सिंगल माइंडेडली फोकस करना है अपने गोल के प्रति कि मुझे ये क्लियर करना है एग्जाम, और उसकी अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाओ। और आप जिस स्टेज में हो, प्रीलिम्स की अपनी स्ट्रैटेजी है, मेंस की अपनी स्ट्रैटेजी है, इंटरव्यू की अपनी स्ट्रैटेजी। आई थिंक आई नॉट टॉक मच अबाउट इंटरव्यू, सो आई कैन टॉक अबाउट इंटरव्यू। इंटरव्यू में बेसिकली जो हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म रहता है जो आप भरते हो, उसमें आप अपने बारे में सारा डिटेल भरते हैं व्हेन यू फिल द फॉर्म। So firstly, when you fill the form, please be very, very thorough with the form. Please be very careful while filling the form, because every word you write there is important. हर एक चीज जो आप लिखोगे वहां पे वो आपसे पूछी जा सकती है और उसके बारे में आपको थॉरो होना पड़ेगा। सो when I filled out the form, तो उसमें बहुत सारी my form was like full of things, because I have always been a person who was I was an athlete,
और मैं एनसीसी में भी थी। उसके बाद मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी आई वाज गुड, और इसमें इंटरेस्ट भी पूछे जाते हैं, इंटरेस्ट भी थोड़ा सोच के भरिएगा जो आपका इंटरेस्ट है। सो माय फॉर्म वाज लाइक रियली इट वाज अ वेरी फुल फॉर्म। तो इंटरव्यू का व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, जब मेंस रिजल्ट आया था तो आई थिंक मार्च 12th को आया था रिजल्ट, और इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे 1 और 2 अप्रैल से। मेरा इंटरव्यू मिड में था, 1 मई को। एक फायदा ये भी था कि थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, दूसरे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू सुन लेते हो आप या आ जाता है ऑनलाइन, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड थोड़ा आपको टाइम मिल जाता है। सो for interview I basically very thoroughly prepared my detailed application form। तो उसमें जो जो चीज़ मैंने लिखी हुई थी उसके बारे में बहुत thoroughly, बहुत ही carefully, like for example आपका होम टाउन है तो होम टाउन के बारे में आपको you have to be very thorough about all the statistics, about all the कोई अगर GS में कोई वहाँ से कुछ इशू है या कुछ फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, माई होम स्टेट वॉज हरियाणा, तो हरियाणा में जेंडर जो रेशियो वाला इशू हमेशा रहता है, तो वो उस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर मुझसे भी दे आस्क्ड अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट ड्यूरिंग माय इंटरव्यू। तो हर एक टॉपिक जो है, आई वाज एन एनसीसी, सो एनसीसी के बारे में उन्होंने पूछा था इन माय इंटरव्यू। So every topic you have to be very thorough with everything you write in your detail, every word you write in your detailed application form, चाहे वो आपका स्कूल का नाम हो, चाहे वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे आपका बर्थ प्लेस हो, एनी एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो स्कूल का नाम भी है तो स्कूल के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, नाम क्यों पड़ा, कहाँ से आया, ऑर्गेनाइजेशन, माइन वॉज अ कॉन्वेंट स्कूल, तो उसका पूरा कब बना, एवरीथिंग। सो ईच एंड एवरी वर्ड प्रिपेयर इट वेरी थॉरोली। तो डैफ इज वन थिंग, एंड देन करंट अफेयर्स, और आपका ऑप्शनल से भी पूछ सकते हैं, पूछ तो कहीं से भी सकते हैं, दैट इज वो तो उनका मैंडेट है। बट देन अगेन keep this aside, then again confidently go in the interview hall and confidently answer every question. If you don't know, don't bluff. Simply you can say कि मुझे ये नहीं आता है, I'm not read about it, but confidently बताओ। So I think that also makes a difference। And मेरा जो interview था वो second shift में था। I think around 3 I went in the I didn't have the watch, तो watch तो नहीं थी मेरे पास, I think allowed भी नहीं, I'm not sure, तो watch नहीं थी। I went around 3:05 or 3:10 and I came out around 3:35 or so, तो 25 minutes के around का मेरा 20-25 minutes का interview था। And everything, right from what you're wearing for the interview, उससे लेकर के how you carry your personality, एवरीथिंग आप यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन। कि सपोज आपने एक कलर पहना हुआ है तो वो कलर के बारे में भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग दे कैन आस्क। सो आई थिंक कॉन्फिडेंस अगेन, बिकॉज सारी चीज़ों के लिए तो आप प्रिपेयर होकर जा भी नहीं सकते हो, तो वो बी कॉन्फिडेंट। अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, पोलाइटली आप मना कर सकते हो। जिसके बारे में आता है बहुत स्पेसिफिकली, बिना घुमाए, पिन पॉइंटेडली आप उसको आंसर कर सकते हो। एंड कॉन्फिडेंस इज वन थिंग दैट दे लुक फॉरवर्ड टू, पॉजिटिव अप्रोच इज द अदर थिंग। तो ये दोनों चीज़ें लेकर के आप जाएंगे इंटरव्यू हॉल में तो आई थिंक क्लियर होगा। मेरे से उन्होंने एक एनसीसी का पूछा था क्वेश्चन, विमेन एम्पावरमेंट का पूछा था जितना मुझे ध्यान आ रहा है। देन दे आस्क्ड अबाउट, ऑल्दो मैंने अपने फॉर्म में कुछ मूवीज़ का लिखा नहीं था, बट आई डोंट नो हाउ दे गॉट टू नो फ्रॉम माई पर्सनैलिटी कि मुझे मूवीज़ देखना पसंद है। तो मूवीज़ का उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। स्पोर्ट्स का पूछा था बिकॉज आई वॉज एन एथलीट, तो स्पोर्ट्स का दे एंड हरियाणा एंड स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, तो उसका उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। And a few other questions relating to, as far as I remember, एक आध और क्वेश्चन था दैट आई थिंक वो मैं अलग से भी शेयर कर दूंगी क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। सो दिस वाज इट। तो बट आई थिंक स्ट्रैटेजिकली पिन पॉइंटेडली, जैसे विमेन एम्पावरमेंट है तो आई एम अ फीमेल कैंडिडेट, तो वो तो पूछा ही जा सकता है क्वेश्चन, वेरी बेसिक, उसको आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। कुछ चीज़ें एनसीसी मेरे फॉर्म में ही था, तो फॉर्म में से तो मैंने प्रिपेयर किया ही था, तो उसको आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। एथलेटिक्स आई न्यू कि मैं स्पोर्ट्स में मेरा था डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे, तो उसको आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है। दे ऑल्सो आस्क्ड अबाउट पटियाला, या आई रिमेंबर बिकॉज मेरा यूनिवर्सिटी वॉज इन पटियाला जहाँ से मैं पढ़ी थी, तो दे ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट पटियाला की, विच इज आई थिंक वन ऑफ द इंटरव्यूअर्स वाज फ्रॉम पटियाला मे बी, तो उन्होंने मुझसे पटियाला के रास्ते भी पूछे थे कि व्हाट डू यू लाइक इन पटियाला एंड हाउ डू यू फाइंड इट एज अ सिटी। आपको मेरा जैसे ट्रैवलिंग मैंने हॉबी में लिखा था, तो उन्होंने ये पूछा था कि
पटियाला में कौन सी जगह आपको पसंद है. सो आई टोल्ड देम अबाउट अ प्लेस विच आई थिंक ही डिडंट नो अबाउट. सो मनवीर सिंह सर का मेरा बोर्ड था. तो देन ही आस्क्ड मी कि इसका रास्ता कहाँ से जाने का. तो आई टोल्ड हिम कि ये यहाँ से है. तो यू हैव टू बी प्रीटी कॉन्फिडेंट. बहुत ही कूलली कामली आपको आंसर करना है, कुछ भी पूछा जा सकता है. एंड देन अगेन आपका रिविजन आई टॉक्ड अबाउट. प्लान बी, अगेन पीपल आस्क प्लान बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए. मेरा नहीं था प्लान बी. नाउ आई वंडर कि अगर नहीं होता तो मे बी यू नो दैट वाज अ बैड थिंग. बट आई क्लियर, तो आई फील कि ठीक है, नहीं था तो अच्छा था. बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. एंड देन अगेन कि स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए. वेरी स्पेसिफिक प्रेपरेशन आपकी रहनी चाहिए. ड्यूरिंग यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आपको खोना है. मोटिवेटेड आपको रहना है ड्यूरिंग द इंटायर प्रेपरेशन. टाइमिंग प्रैक्टिकल, पढ़ाई का टाइमिंग और ड्यूरेशन प्रैक्टिकल रखना है अपना. बीच में आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स या अपना जो आपको इंटरेस्ट करती हैं चीज़ें, उनको आप डाल सकते हो टू कीप, टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ. तो वो भी आपको रखना है. एंड आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच इट. सोर्सेज एंड बुक लिस्ट, दैट आई कैन, मतलब अभी सारे सोर्सेज तो मैंने नहीं लिखे हुए, बट आई कैन शेयर, आई विल शेयर द इंटायर बुक लिस्ट विद यू कि मैंने कौन सी बुक्स फॉलो की. बहुत ही लिमिटेड थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो बहुत लिमिटेड है. आई कैन शेयर, बट देन अगेन इट इज़ अप टू योर चॉइस. आपको कौन सी बुक से पढ़ना अच्छा लग रहा है और कौन सा आपको समझ में आ रही है. एनसीईआरटी इज अगेन द बेसिक. लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए फॉलो किया था मैंने, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज. एंड कल्चर के लिए भी एक स्पेक्ट्रम आती है छोटी सी, उसमें जो इम्पोर्टेंट, उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो पढ़े थे. इकोनॉमिक्स के लिए एज आई सेड की नोट्स जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी, प्लस इंटरनेट. तो अलग अलग सोर्स था जहाँ जहाँ से मुझे ठीक लगा. ज्योग्राफी के लिए आई थिंक मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो इसलिए मैंने अलग से जीएस के लिए कुछ अलग से तो नहीं फॉलो किया था. ऑप्शनल वाली तैयारी से ही मेरा कवर हो गया था. एंड हिंदू योजना I've already talked about. So I think I have pretty much covered all the topics. हाँ, एक और चीज़, you know, some people start, मतलब मेरा ये बहुत ही, मुझे अब लगता है कि I don't know whether it was a foolish strategy or not, but I never used to start properly preparing for the next stage until I got the result of the first stage, which was in hindsight it was a sort of harakiri. लेकिन मेरा जैसे जब ऑप्शनल के बाद, प्रीलिम्स के बाद मेंस का रिजल्ट आया था, उसके बाद ही मैंने सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट की थी. एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, येस आई रिमेंबर, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज कि आप कौन से सेंटर में आपको पेपर देना है. मैनी पीपल लाइक मैंने, आई चोज माई होम प्लेस चंडीगढ़ में मैंने एग्जाम्स दिए थे. मैंने सेंटर चंडीगढ़ भरा था. एंड एग्जाम से 15-20 दिन पहले मैं, मतलब एक दो दिन पहले भी जाने में आपको थोड़ा नई जगह का थोड़ा वो लगता है. तो ये सारी चीज़ें भी आपको सोचनी है. लाइक फॉर मी दे वर इम्पोर्टेंट. तो मैं 15-20 दिन पहले चली गई थी वहीं पे अपने घर पे, और वहीं से मैंने चंडीगढ़ में ही सारे प्रीलिम्स मेंस दोनों का मेरा सेंटर चंडीगढ़ था. अगेन इंटरव्यू का तो आपका दिल्ली ही रहता है सेंटर, सो दैट यू कैन डिसाइड. तो बहुत सारे जो मेरे कंटेम्प्रेरी अदर कैंडिडेट्स थे, तो उनको जाने में इंटरव्यू, ये सॉरी प्रीलिम्स और मेंस हॉल में जाने में 1-1 घंटा, सवा घंटा लग गया था, जो जिन्होंने दिल्ली में भरा था. और दिल्ली में फिर कईयों का बहुत दूर आ गया था, तो बाय द टाइम दे रीच द एग्जामिनेशन हॉल दे वर एग्जॉस्टेड. दैट यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ से देना है पेपर. सम पीपल प्रेफर दिल्ली से देना, सम पीपल प्रेफर होम स्टेट से देना. मुझे कंफर्टेबल लगा अपने घर से देना पेपर, और आई वाज वेरी कंफर्टेबल कि वहाँ से मैं आराम से दूँ विदाउट एनी यू नो वो एक्सेसिव. एंड आई डोंट लाइक डिस्कसिंग द पेपर एट ऑल आफ्टर द एग्जामिनेशन. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं कैलकुलेट करूँ और मैं डिस्कस करूँ कि कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितना क्या है. आई अटेम्प्टेड, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट. आई गो फॉर द नेक्स्ट पेपर. तो आई थिंक दैट ऑल्सो वर्क फॉर मी, बिकॉज इतने सारे एग्जाम्स होते हैं मेंस में कि आप हर एक, अगर पिछले का ही सोचते रहोगे कि पिछले पेपर में क्या हुआ, तो वो आई थिंक सही नहीं रहता है, बिकॉज यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. तो हर स्टेज को आपको लेना है. सो आई थिंक आई प्रीटी मच कवर्ड एवरी टॉपिक. देन देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट यू ऑल हैव पुट अप, तो उसको एक बार मैं ले लेती हूँ कुछ क्वेश्चंस को. समबडी हैज रिटन दिल्ली से ही देंगे, तो ठीक है, दैट इज योर डिसीजन. आप कहीं से भी दो पेपर, मैंने अपना बताया कि व्हाट आई फेल्ट कंफर्टेबल, दैट इज योर डिसीजन. हाउ इज पॉलिटिकल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट? अगेन आई सेड इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इट इज अ गुड सब्जेक्ट. अगर आप लिख रहे हो कि आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही पॉलिटिकल साइंस आपके पास है, सो डेफिनेटली यू कैन टेक इट एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. आई थिंक आपका एज होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है.
सो कितना डीप में पढ़ा जाए यूपीएससी के लिए, फर्स्ट गो में आप स्टिल यू कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बाकी आप रिविजन में तो देन अगेन यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। बहुत अगेन यू हैव टू डिसाइड कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप कितना लिख सकते हो। 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप कितना लिख सकते हो, उतना ही डीप में जाओ। बहुत ज्यादा डीप में जाने का क्या फायदा। बॉटनी ऑप्शनल somebody is written, तो yes you can take whatever as I said, आप कंफर्टेबल हो देन एक कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि मुझे इसमें एज है, तो आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट करोगे। What was your optional? My optional was geography. I've already told. Only 1 year required to complete the syllabus. Again, as I told, it's up to you. It's up to your speed कि आपको कितना टाइम लगता है। 1 year is more than enough. That's what I feel. और मैंने तो बल्कि एक साल में मैंने 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़े थे। मैंने उस टाइम पे 2 थे, तो मैंने पबैट भी किया था। तो हैड वो पबैट पहले ही हट जाता तो मुझे और टाइम मिल जाता। तो 1 year इज मोर देन इनफ। स्ट्रैटेजी फॉर इंक्रीजिंग ग्रास्पिंग पावर ऑफ बिगिनर। अगेन द सेम थिंग कि व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप थोड़ा दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पढ़ो, समझो उस चीज को, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कि इससे मुझे क्या नॉलेज मिल रही है। एंड देन व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उसमें आप वीडियोस भी देख सकते हो। आजकल इतना मटेरियल ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आई थिंक कोई कमी नहीं है मटेरियल की, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल। तो वो आप कॉन्सेप्ट समझो एंड देन आई एम श्योर कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके लिए डिफिकल्ट हो, तो उनको आप नोट कर सकते हो, वो पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। एंड देन वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट, तो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईच जीएस पेपर। अगेन एज आई टोल्ड कि आपकी बुक लिस्ट और वो जो मैंने बात किया था कि लिमिटेड बुक्स, रीड देम मोर ऑफन। एनसीईआरटी इज द बेस। एक ही बुक को 10 बार पढ़ो रादर दैन कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ो और कुछ याद नहीं है। बी कॉन्फिडेंट इन द पेपर। और डिटेल बुक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी सभी लोग के साथ। मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए, या मिनिमम 8-10 घंटे तो मिनिमम देना ही चाहिए आपको, एटलीस्ट 8 आवर्स, एटलीस्ट इफ नॉट मोर, एटलीस्ट उतना तो देना ही चाहिए फिर प्रिपेयरिंग सीरियसली। हाँ, कुछ लोग का जॉब के साथ भी रहता है प्रिपरेशन, सो मैं इसलिए लिमिट नहीं लगाना चाहती नंबर ऑफ आवर्स पे, बिकॉज आप जितना, इट्स मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ टाइम रादर देन द क्वांटिटी ऑफ टाइम दैट यू आर गिविंग। क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश नहीं आती और हिंदी लिखनी नहीं आती, तो मैं किस लैंग्वेज में ज़्यादा फोकस दूँ जब मेंस दूँ। तो इंग्लिश भी नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, आप वो वाली लैंग्वेज में आप दे दो। Some specific idea of books, because in market many books are available to help this dilemma, and specific books for particular subject. I will share the book list. What I followed, मेरा बहुत ही limited book list था, उसी को ही मैंने रिवाइज किया था। जैसे पॉलिटी के लिए आप बिना सोचे समझे आप लक्ष्मीकांत फॉलो करो, दैट इज वन बाइबल ऑफ पॉलिटी। उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी, अगेन एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। और एनसीईआरटी में भी ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी आती है। ओल्ड एनसीईआरटी मोर कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने में ज्यादा मदद करेंगी, तो ओल्ड एनसीईआरटी आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएंगी। मार्केट में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, हर जगह दे आर अवेलेबल, तो वहां से आप ले सकते हो। शुड वी स्टार्ट प्रिपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंस फर्स्ट? यस, आई थिंक बिकॉज आप देखोगे जो प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, ज्यादातर वो मेंस में ओवरलैप हो रहे हैं, एक्सेप्ट द सीसैट पार्ट, मेजोरिटी तो ओवरलैप हो रहा है। तो एक ही है प्रिपरेशन, सेम कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, सेम कॉन्सेप्ट मेंस में पूछा जाएगा, सिर्फ फॉर्मेट डिफरेंट है। प्रीलिम्स में आपको इट्स एन मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ एमसीक्यू टाइप, और जो मेंस है वो मोर ऑफ आंसर राइटिंग टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप है। प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट सेम है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप इकट्ठे आप पढ़ सकते हो, एंड देन 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ बिफोर द प्रीलिम्स आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए ही प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगेन टेस्ट सीरीज जो प्रीलिम्स की आप करोगे, वो जैसे मैंने जो टेस्ट सीरीज की थी, मैं थ्रू आउट कर रही थी, संडे टू संडे आई यूज्ड टू गिव द टेस्ट, तो टिल द प्रीलिम्स। सो वो आप डिसाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली कि कैसे उसको करना है। और 1.5-2 महीना पहले प्रीलिम्स से आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। मेंस के लिए आ गया, जब आप प्रीलिम्स पेपर दे दोगे तो उसके बाद तो मेंस के लिए ही करना है प्रिपेयर। मेंस दे दोगे तो इंटरव्यू के लिए करना है, तो इनिशियली ही डिलेमा आता है। इंटरव्यू के लिए बहुत पहले प्रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, जब तक आपका मेंस एटलीस्ट आप दे ना लो मेंस, उसके बाद ही प्रिपेयर करो इंटरव्यू के लिए। और जी आपकी जो करंट अफेयर्स है और जो न्यूज़पेपर्स है, वो तो जो आपने पढ़ा है उसमें उसमें काम आ ही जाएगा। डैफ जब आप भरोगे, बहुत केयरफुली आपको भरना है कि आप क्या भर रहे हो, तो उसकी सारी प्रिपरेशन
आप मेंस देने के बाद स्टार्ट कर सकते हो। मैंने तो जब रिजल्ट आया था उसके बाद शुरू किया था 10th मार्च को। लकीली मेरा बाद में था इंटरव्यू, तो टाइम मिल गया था मुझे। एनी अदर क्वेश्चंस? अगेन कितने आवर्स एवरेज पढ़े हैं, ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। रिविजन करने में मज़ा नहीं आता। मज़ा तो यू विल हैव टू मेक इट एंटरटेनिंग योरसेल्फ, एंड एज आई सेड कि बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेसफुल नहीं बनाना है, अपना डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ भी बीच बीच में करते रहनी है। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज? ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। आप एक डेडिकेटेड, आप एटलीस्ट न्यूज़पेपर और कुछ कुछ सब्जेक्ट आप रख सकते हो, वो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा उसमें। बट देन अगेन यू नो लॉन्गर टाइम जब आप प्रिपेयर करते हो तो कई बार बोरिंग हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने भी ये रियलाइज किया था जब मैं पढ़ना मैंने शुरू किया था, कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता कि मुझे इस ईयर में पेपर लिखना है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। आप जो हमने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जितना टाइम होगा, लाइक वर्क एक्सपैंड्स टू टेक ओवर द टाइम। तो सपोज आपके पास 2 घंटे और आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आप वो 2 चैप्टर्स 2 घंटे में भी पढ़ लोगे। आपके पास 10 घंटे और 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, तो वो 2 चैप्टर्स आप 10 घंटे में भी पढ़ लोगे। तो वो आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंगली। मेंस के लिए इंग्लिश आनी चाहिए क्या? क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश का मेंस में, उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, 1/3 मार्क्स लाने होते हैं। तो वो बेसिक पेपर होता है, उसमें पैसेजेस और आप देख सकते हो पेपर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं होता वो क्वालिफाइंग है। उसके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, क्वालिफिकेशन के लिए है वो, उसमें आपको लाओगे तो आप क्लियर हो जाओगे। Thank you so much, Vijay. He has written that thank you for giving your valuable knowledge and time to us. It's a pleasure to get right guidance from you. Thank you so much. It was my pleasure also. And it's always nice to guide the aspirants, क्योंकि हमने जो चीज़ें सीखी अपनी जर्नी में, हमने अपनी कुछ मिस्टेक्स की, फिर हमने इम्प्रोवाइज किया। सो अगर हम उससे आपको कुछ गाइड कर पाएँ तो इट्स यू नो बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो, एंड वी ऑल्सो फील नाइस। सीसैट पर ज़्यादा फोकस का, अब तो क्वालिफाइंग हो गया है सीसैट, हमारे टाइम पे उसके नंबर जुड़ते थे तो इसलिए मैंने इतना फोकस किया था। क्वालिफाइंग हो गया है तो आई डोंट थिंक कि यू कैन यू नो डिसाइड अकॉर्डिंग टू यू। क्वालिफाई करना है अब आपको, नंबर उसके नहीं जुड़ेंगे प्रीलिम्स वाले में। हमारे टाइम पे नंबर जुड़ते थे, तो इफ़ यू स्कोर गुड इन सीसैट तो आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ जाता था, कट ऑफ से ज़्यादा, मतलब यू नो पीपल कुड स्कोर इन सीसैट, और जीएस में कम भी आता है तो सीसैट से निकाल लेते थे काफ़ी लोग। तो अब आप क्वालिफाइंग है तो यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई, उतना ही फोकस करो। जैसा कि मैंने बताया पैटर्न चेंज होता रहेगा, पैटर्न ऐसा नहीं है कि सेम ही रहेगा पैटर्न। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब 2 ऑप्शनल थे, तो बीच में पैटर्न चेंज हो गए, सब एथिक्स सब चीज़, मतलब पूरा ही चेंज हो गया पैटर्न। सो देन यू हैव टू डिवाइज योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली, बट नॉट स्ट्रैटेजिक, और बहुत ही स्पेसिफिक प्रिपरेशन होनी चाहिए आपके। जैसे आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आपको क्या इक्विपमेंट चाहिए स्पेसिफिकली, कि मुझे इतना भाला चाहिए, इतना मुझे तीर चाहिए, तो यू नो जस्ट गो बैक टू दोज टाइम्स। तो आप, इट इज अ वॉर, यू हैव टू फाइट इट, यू हैव टू विन द वॉर बेसिकली। तो वो आप स्पेसिफिक प्रिपरेशन करो, पैटर्न चेंज होता रहेगा, कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन मोल्ड करो। I want to take physics optional, but my graduate subject. See, if you go through the syllabus, सब्जेक्ट चूज करने के लिए सिलेबस भी देखिए और पिछले 10 साल के आप क्वेश्चन पेपर्स देखिएगा जरूर, तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट तो यस, देन यू गो विद इट। मेरा भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी था, आई टुक ज्योग्राफी, आई वाज प्रीटी कंफर्टेबल विद इट, क्योंकि इंटरेस्ट था। अगर आपका इंटरेस्ट है डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। मैम अगर सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो क्लियर तो हो जाएगा। ओहो, आई विश मैं बता सकती किसका क्लियर होगा किसका नहीं होगा, तो hopefully you know all the best to you, but see these things nobody can predict, and nobody can sort of guess कि क्लियर होगा या नहीं होगा। हम लोग अपनी मेहनत कर सकते हैं। गीता में कोट था मेहनत करो, फल की इच्छा मत रखो। तो आप फोकस करो, मेहनत करो, अपने आप फल मिलेगा। इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस तो मैं आई टेक 5 मिनट्स में आंसर कर दूंगी उन्हें, एंड अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी and ask your doubts. Thank you UPSC time for the opportunity. आप सभी लोगों के साथ interact करने के लिए UPSC time sort of like got me on board. So thank you so much. It is my first live session and first detailed discussion regarding
strategy for UPSC examination. So many thanks to them also, and many thanks to all of you who were here during the session, very patiently heard whatever I was saying. मैम शॉर्ट में 2022 स्ट्रैटेजी बताएं. ओके, सो व्हाट आई डू इज मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ जो हमने आज जो यहाँ पे डिस्कस किया. स्पेसिफिक प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, सिलेबस अपने सामने रखो, पास्ट पेपर्स अपने सामने रखो, बहुत ही जो आपके सोर्सेज हैं उनको आप लिमिटेड रखिए, कम सोर्स को ज़्यादा बार पढ़ो, पहली बार पढ़ो तो थोड़ा डिटेल में पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम जब आप रिविजन करेंगे आप क्विकली कर सकते हो रिविजन. नोट मेकिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि नोट्स आपके ऊपर है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मतलब एग्जैक्टली अगर आप बुक कॉपी करके नोट्स बना रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप बुक में ही लिख लो साइड में पॉइंट्स. एंड अदरवाइज आप फाइल्स अपनी बना सकते हो, GS 1 2 3 4 के ऑप्शनल की आप फाइल्स बना सकते हो और उसमें जो भी न्यूज़पेपर रिलेटेड या कोई और इन्फॉर्मेशन या कोई वो है वो उसको आप अटैच कर सकते हो. दैट इज़ अप टू यू. देन अगेन उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि प्रीलिम्स की और मेंस की जो हम स्ट्रैटेजी करेंगे, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्वेश्चंस कैसे मार्क करने हैं, दैट वी हैड डिस्कस. फिर एस्से का हमने डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस अबाउट द टाइम टेबल, टाइम टेबल कैसे रखना है, हाउ मेनी आवर्स वी शुड गिव, उस पर हमने ये डिस्कशन किया था कि हर एक का अपना कैपेसिटी होता है पढ़ने का, तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप रखो, लेकिन जितना भी आप टाइम एलोकेट करो उसको आप डेली एटलीस्ट न्यूज़पेपर और ऑप्शनल और अदर उसमें डिवाइड करके टाइम एलोकेट करो, वीकली उसको रिवाइज करो, डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ भी साथ में रखिए ताकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए मेंटली जो प्रिपरेशन है, और अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए भी. देन मीडियम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. एग्ज़ाम कहाँ से शुरू किया, NCERTs, इंटरव्यू, मेंस, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी हमने अलग अलग डिस्कस किया था. आई थिंक दे विल बी पुटिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब ऑल्सो, तो आप बाद में यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन नो ऑल्सो कि एग्जैक्टली हमने क्या डिस्कस किया था. एंड देन याद कैसे करें नोट्स या टेक्स्ट बुक्स, मन कैसे लगाएं, सेल्फ स्टडी अगेन यू नो आई वुड लाइक टू से अगेन एंड फोकस ऑन द सेम कि एग्जाम में कोई आपके साथ जा करके पेपर नहीं लिखेगा, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके फ्रेंड्स, ना आपके टीचर्स, ना आपके कोचिंग वाले, कोई भी नहीं लिखेगा. आप अकेले जा रहे हो, जो आपके दिमाग में है, दिस ब्रेन इज गोइंग टू गो विद यू इन द एग्जामिनेशन पेपर, एग्जामिनेशन हॉल, और वहां पे जो आपको आता है वही कर पाओगे. सो नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू देयर. आपने 100 बुक्स पढ़ी हैं, 10 बुक्स पढ़ी हैं, डजंट मैटर, जो दिमाग में है वो उसी से आप आंसर कर पाओगे. सो दैट यू हैव टू मेक दिस स्ट्रॉन्ग एंड मेक योर मेमोरी स्ट्रॉन्गर, दैट यू हैव टू सी. एंड टिप्स अगेन आई वुड लाइक टू से कि टिप मेरी इतनी ही टिप है कि लिमिटेड सोर्सेज रखिए, स्ट्रैटेजी अपनी फोकस स्ट्रैटेजी आप रखो, प्रीलिम्स मेंस, और बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाना एग्जाम का कि ये मतलब यू नो जब हमने भी प्रिपरेशन शुरू की थी कि बहुत ये तो बहुत टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री है, और इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 2 डिजिट में रैंक आ जाएगा. आई हैड नॉट थॉट अबाउट इट एट ऑल. जब रिजल्ट आया था तो यू नो समबडी कॉल्ड मी, वन ऑफ माय फ्रेंड्स कॉल्ड मी कि अरे कोई लिस्ट आई है जिसमें 59 नंबर पे योर नेम इज देयर. मैंने कहा व्हाट इज इट, इट इज द मेरिट लिस्ट और क्या है, मुझे पता नहीं कौन सी लिस्ट है, देयर इज सम लिस्ट. तो वो तो मतलब इट वाज शॉकिंग, बाद में पता चला वही मेरिट लिस्ट थी. एंड आई एक्चुअली हैड यू नो गॉट AIR 59 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हिच वाज मतलब टॉप 100 में. नॉर्मली इतना वहाँ पे हवा क्रिएट कर देते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नहीं डबल डिजिट में आपका नहीं आता, आपका 3 डिजिट्स में आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, आप क्वालिफाई कर जाओ वही बहुत बड़ी बात है. बट आई थिंक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और मुझे तो अपनी जर्नी से यही रियलाइज हुआ कि इवन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट यू कैन स्कोर प्रीटी गुड एंड यू कैन गेट व्हाट यू वांटेड टू राइट द एग्जाम फॉर एंड व्हाट यू वांटेड टू बी. तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, और ये कि बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत पूरा दिन लगाना पड़ता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सब पुराने हो गए हैं कॉन्सेप्ट्स. हमारा बिल्कुल स्ट्रैटेजी क्लियर रहना चाहिए प्रीलिम, और हमें सिलेबस और पास्ट पेपर्स और स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करेंगे तो हम डेफिनेटली वी कैन डू वेरी वेल इन इवन इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट. मेंस के लिए कितने मंथ काफी होंगे, प्लीज डोंट बी वेरी वरीड अबाउट कि कितने मंथ्स होंगे क्या होंगे. आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस पढ़ो, आई एम श्योर कि आप उसको टाइमली कंप्लीट कर लोगे. एंड 1 ईयर इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, अगर आप उसको प्रॉपर्ली यूज करो. हाँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद योर जॉब और इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद योर ग्रेजुएशन तो मे बी यू विल टेक मोर टाइम, बट बी वेरी वेरी फोकस. इसको आप ये मत करो कि कितने मंथ काफी आ रहे, इतने मंथ में अगेन वही चीज है ना कि हम इतने मंथ में ये सिलेबस कवर करना है तो हम कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर करते हैं, उस चक्कर में नहीं रहे. कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 मंथ इज ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर वन सब्जेक्ट.
सो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आई वाज नॉट दैट ब्राइट कि मुझे एक बार पढ़ने में याद हो जाती थी चीज़ें, तो आई हैड टू गिव सम टाइम टू द सब्जेक्ट, तो मुझे ज़्यादा टाइम भी लगा। लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर आपको कम टाइम लगता है रिवाइज करने में। वो स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। देन यू हैव रियलिटी में आपने कितने आवर्स पढ़े डेली? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मैंने अराउंड आई टोल्ड कि आई नेवर रेड मोर देन 12 आवर्स। मैंने बता भी दिया है बिकॉज मेरा बाकी टाइम अदर एक्टिविटीज़ में और अपना खाना पीना, ये सब जो अदर एक्टिविटीज़ रहती हैं, सोने में। यू नीड प्रॉपर स्लीप ऑल्सो, यू कांट बी स्लीप डिप्राइव ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन इवन व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द एग्जाम। प्लीज़ ऐसा नहीं कि अगले दिन पेपर है सुबह और आप रात को 3-3 बजे तक पढ़ रहे हो। यू हैव टू हैव प्रॉपर स्लीप, ओनली देन विल यू बी एबल टू प्रॉपरली राइट द एग्जाम। तो वो भी हमें देखना है। मैंने पर्सनली 12 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ाई की, उसे कम ही, मतलब 12 या 12 से कम ही किया, उससे ज़्यादा नहीं किया। बाकी हर एक का अपना है, आपकी अपना कि कितनी देर में आपको ग्रास्प होती हैं चीज़ें। बट आप अपना घंटे अपने हिसाब से आप फिक्स कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो। मैंने ये रियलाइज़ किया ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन कि 12 घंटे के बाद मेरे दिमाग में चीज़ें जानी बंद हो जाती थी। कोई नई चीज़ मैं नहीं ग्रास्प कर पाती थी, याद भी नहीं हो पाता था। सो देन आई फेल्ट कि कोई फ़ायदा नहीं है फिर बुक लेके बैठने का, देयर इज़ नो पॉइंट। रादर मैं कुछ डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी कर लूँ या मैं सो लूँ या कोई और एक्टिविटी कर लूँ। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि कितने देर आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है। Thank you, Vijay. He's writing, you have covered all the things very well. Thank you so much. That was the idea of this session. मैम आप वीकली यूट्यूब पर लाइव आ जाएं, प्लीज़ इंस्पायर हो जाया करेंगे। आई विश अभी तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम में टाइम निकाल पाई हूँ, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू इट मोर ऑफन। अगर कोई आपके डाउट्स हैं, देन यू कैन कीप पोरिंग इन योर डाउट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। एनसीईआरटी बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है? बेस बनाने के लिए नियम दे आर इम्पोर्टेंट। तो एक बार तो आपको पढ़नी है, एक या 2 बार, उससे एक बेस बन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से ही क्लियर हो जाएंगी। रिवीजन कितने बार होना चाहिए? मिनिमम एटलीस्ट 3 टाइम्स। मतलब एक बार पढ़ना और 2 बार रिवीजन तो मिनिमम है, एंड थर्ड टाइम इफ यू गेट टाइम यू कैन रिवाइज। ठीक है। वन इज फॉर स्टडिंग, दैट आई एम नॉट काउंटिंग इन रिवीजन। वो आपका पहला कंपोनेंट है जो आप स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग जो है, उसके बाद 1 रिवीजन, देन सेकेंड रिवीजन, इफ यू हैव टाइम थर्ड रिवीजन। कोशिश करो टाइम निकाल के थर्ड रिवीजन भी हो जाए आपका, तो और क्लियर हो जाएगा और आप बेटर आंसर कर पाओगे। कोई आंसर छोड़ना नहीं है, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। आंसर राइटिंग प्रॉब्लम, वी हैव डिस्कस्ड इट विवेक। आंसर राइटिंग जो है बेसिकली आपका 10 नंबर का आएगा क्वेश्चन। तो उसमें आप क्या करोगे? आप मतलब यू कांट फ्लारी लैंग्वेज और ये सब का आपके पास टाइम ही नहीं है, लिमिटेड टाइम है वहाँ पे एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हो आंसर करने का। आप सारे क्वेश्चन आंसर कर दो, वही बहुत बड़ी बात है, फ्लारी तो भूल जाओ। तो जब आप आंसर लिखोगे तो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, बेसिक जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। आई हैव केप्ट दिस सेशन बाइलिंगुअल ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों है, ताकि सब लोग को समझ आ जाए। तो बेसिक इंट्रो बॉडी कंक्लूजन आपको ध्यान देना है, एंड पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। सारे पॉइंट्स आप कवर कर लो, लिखते लिखते ही उसमें अंडरलाइन कर दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको लग रहा है कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड है, यू कैन ड्रॉ अ मैप, या कोई और क्वेश्चन है आप चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हो। अगेन यू हैव टू थिंक कि एग्जामिनर जो है उसके पास बहुत पेपर्स हैं चेक करने के लिए। जब हम बोर्ड्स में बैठते थे तो हम यही सोचते थे ना, बहुत पेपर्स हैं, तो हाउ विल यू मेक इट ईजियर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि आपको आता है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए आप ईजियर उसके लिए कर लो, हर चीज़ ना पढ़नी पड़े, आप अंडरलाइन कर दोगे तो आई थिंक उनको क्लियर हो जाएगा कि यू नो, एंड यू विल बी एबल टू गेट बेटर मार्क्स। I'm beginner but I'm procrastinated so much about result of UPSC, how to avoid it? देखो बहुत ज़्यादा अगर हम सोचते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। यू हैव टू डू, यू मेक योर एफर्ट्स, डोंट थिंक टू मच अबाउट द रिजल्ट, डोंट थिंक टू मच अबाउट व्हाट विल हैपन, अपना बेस्ट एफर्ट दो। ये सोच के, मतलब आई वुड ऑलवेज, ये मैं मिस कर गया था मैंने पॉइंट, बट गिव योर फर्स्ट अटेम्प्ट एज योर लास्ट अटेम्प्ट, कि इसके बाद मेरे पास कोई अटेम्प्ट नहीं है। अगर हम इस एटीट्यूड के साथ देंगे कि हमारे पास तो बहुत अटेम्प्ट्स हैं, तब मुझे नहीं लगता कि हम क्लियर कर पाएंगे जल्दी। तो आपको ये सोच के देना है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, और अगर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है तो मैं कैसे आंसर करता क्वेश्चन, या मैं कैसे प्रिपेयर करता, तो दैट यू हैव टू सी। स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें? अगेन आपका जो वी टॉक्ड अबाउट बेसिक जो मटेरियल है जीएस वाला, एंड योर योजना, एंड योर हिंदू न्यूज़पेपर। बुक लिस्ट आई विल जतिन, आई विल शेयर द बुक लिस्ट विद यू, मैं अलग से शेयर कर दूंगी। राइट नाउ मैंने नहीं रखी थी बुक लिस्ट, बहुत लिमिटेड थी मेरी बुक्स, मैंने बता भी दी हैं जो मुझे ध्यान आ रहा था। मैं बाकी शेयर कर दूंगी आपके साथ।
Some tips for beginners: don't think too much, work hard. हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा पूरी प्रेपरेशन में, एंड यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ऑल्सो. इट्स योर जर्नी, नोबडी एल्स इज देयर विद यू. यू हैव टू अंडरस्टैंड, देयर विद यू मतलब दे आर सपोर्टिंग यू, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे आप अकेले ही वहां पे आंसर करोगे. इट्स योर जर्नी एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल कि आप का गोल क्लियर हो. एंड एकमात्र गोल ये होना चाहिए कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है. हाउ टू अचीव डेली टारगेट एंड हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. डेली टारगेट आप टाइम टेबल अपना बनाइए, प्रैक्टिकल रखो टाइम टेबल. बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रखोगे तो वो कभी अचीव नहीं हो पाता. और जब आप अपना टारगेट के अकॉर्डिंगली करना शुरू कर देंगे और अपने आप टेस्ट सीरीज में आपका परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाएगा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाए. कॉन्फिडेंस तो खैर आपको वैसे भी रखना चाहिए. अगर खराब भी परफॉर्मेंस है तब भी आप कॉन्फिडेंस रखो, आप उससे सीखो कि क्या कमियां हैं, उनको इम्प्रूव करिए. एथिक्स 15 दिन में हो सकता है? हाँ, हो सकता है. एथिक्स यू कैन कवर इन 15 days. केस स्टडीज वगैरह तो खैर वहीं पे आएंगी, पेपर में ही आएंगी, जो आपको वहीं आंसर करनी होंगी. बाकी आप कवर कर सकते हो 15 days में. एग्जाम के 2 महीने पहले क्या नहीं करना चाहिए जो कि एग्जाम को नुकसान करे? स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि क्या होगा, क्लियर होगा नहीं होगा. एवरीबडी हैज कम्स विद प्रिपरेशन विद सम बैकग्राउंड कि सम पीपल कम टू प्रूव देमसेल्फ, सम पीपल कईयों की फैमिलीज भी सपोर्ट नहीं करती हैं और फाइनेंशियल भी लिमिटेशंस होती हैं. तो अगर आप स्ट्रेस लोगे उसका कोई फायदा नहीं. आप ये लोगे अरे अगर मेरा नहीं हुआ तो घर वालों का क्या होगा, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे. वो स्ट्रेस आप मत लो. आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अपना फुल बेस्ट दो, अपना इट्स योर लास्ट अटेम्प्ट और आपको बेस्ट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है. टेंशन नहीं लेनी है. स्पेशली एग्जाम के क्लोज जो है नींद प्रॉपर लेनी है. प्री के लिए 3 months काफ़ी है क्या मैम? कि प्री के लिए 3 months काफ़ी है? आई डोंट नो कि आपकी क्या स्पीड है पढ़ने की. 3 months भी काफ़ी होती हैं, कईयों को 1 month भी काफ़ी होता है. आई डोंट नो आपका कौन सा अटेम्प्ट है. सो जस्ट बी, इतना मैं कहना चाहूँगी कि आप सिलेबस पूरा कवर कर लो. डेफिनेटली अब वो 3 महीने में आप कर पा रहे हो या आप 1 महीने में कर पा रहे हो, सिलेबस आप पूरा कवर कर लेंगे, पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस कर लेंगे, इट इज मोर देन इनफ. बैकअप ऑप्शन, मेरा कोई भी बैकअप, खजा समीरुद्दीन जी, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. मेरा कोई बैकअप ऑप्शन नहीं था. मैं वही बता रही थी कि हाइंडसाइड में मुझे लगता है कि शायद होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, बट आई हैड नो प्लान बी. कोई भी नहीं था प्लान बी मेरा. इनफैक्ट सोचा भी नहीं था मैंने प्लान बी के बारे में. आई हैड लाइक सॉर्ट ऑफ कि अगर यही होगा, मेरा मन में यही था कि यही यही क्लियर होगा और 100% क्लियर होगा. दैट वाज माय ओनली आइडिया. ये नहीं था कि ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, बिकॉज वो थॉट आया ही नहीं मेरे दिमाग में कि ये नहीं होगा तो क्या होगा. ऐसा सोच मतलब कई बार क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आप अट्रैक्ट भी करते हो. तो व्हेन यू थिंक कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो एक्चुअली नहीं होता है. सो आई बिलीव इन द पावर ऑफ थॉट्स. तो पॉजिटिव थॉट्स रखिए. एंड यू इफ यू वांट टू हैव अ बैकअप ऑप्शन, डेफिनेटली आप रख सकते हो. मेरा नहीं था, सो आई कैन नॉट एडवाइस अबाउट इट. एंड लकीली मेरा क्लियर भी हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो विलेज में रहकर डेफिनेटली तैयारी हो सकती है जतिन. आजकल सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको बस सिलेबस क्लियर होना चाहिए. मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो. अल्टीमेटली ये सब सेल्फ स्टडी है. टेस्ट सीरीज वगैरह के भी सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी भी करोगे, हो जाएगा विलेज में रह के भी. मीडियम के सिलेक्शन में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है. मैम जिसकी ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड है उसको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आई डोंट थिंक सो, बट जस्ट चेक विद यूपीएससी वंस. एक बार उनसे चेक कर लेना आप पहले ही. And with this, I think I'll just wrap up my session. We've already discussed everything that came to my mind, जो मुझे लगता है कि जब आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपको दिमाग में रखना चाहिए. And if you want, we can do some sessions, some specific sessions. अगर किसी particular topic के regarding करना है तो we can definitely want. And I think UPSC time को आप convey कर सकते हैं. So we'll organize some session. And कोई doubts हैं आप मुझे directly भी send कर सकते हैं on my Instagram handle by the name of Isha Dhuan. तो वहाँ पे regularly I answer all the queries of aspirants. And thank you so much for today's session. It was a very fruitful session. मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपनी strategy discuss करने में आप लोग से और आपको guide और motivate करने में. And hopefully my best wishes to everybody and all the best to everybody. I want to see officers out of all of you, and many best wishes to all of you.